रिफेनहार्ट की रोज की दिनचर्या कुछ ऐसी है कि सुबह उसे पेड़ के तने से बांध दिया जाता है और फिर पूरे दिन उसकी पिटाई की जाती है, यहाँ तक कि वो मरने की कगार पर पहुंच जाए। हाँ, ये बिल्कुल वैसा मॉर्निंग वर्कआउट नहीं है जिसके लिए कोई भी बेकार सा मैनवा प्रोटैगनिस्ट साइन अप करे। बेचारा भागने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन उसका मास्टर हर बार उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसके मास्टर का मानना है कि खुद जैसा चैट बनने का यही एकमात्र रास्ता है, बस हसल और मसल, और कुछ नहीं। अब ये समझने के लिए कि रिफेन हार्ट इस सनकी आदमी के साथ कैसे फंस गया, जो मेहनत और ताकत के अलावा कुछ नहीं जानता, हमें कहानी की शुरुआत में लौटना होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान मॉन्स्टर्स से नफरत करते हैं, रिफेन हार्ट कभी एक महान मेज था। लोग उसे बुराई का पुनर्जन्म कहते थे। वो व्यक्ति जो मॉन्स्टर्स की सेना को नियंत्रित करता था। कम से कम इंसान तो यही कहानी सुनाते थे। लेकिन सच बिल्कुल अलग था। असल में वो इस दुनिया के सबसे दयालु लोगों में से एक था, क्योंकि उसका विश्वास था कि मॉन्स्टर्स को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना इंसानों को। उसकी नज़र में असली बुराई इंसान थे, जो दूसरी जातियों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करते थे। इसलिए उसने मानव सभ्यता छोड़ दी और अन्य प्रजातियों के साथ रहने लगा। उनके प्रति उसका प्रेम दिन ब दिन और गहरा होता गया। उसके प्रयासों से ट्रोल, ड्वार्फ, ऑर्क और कई अन्य जातियां एकजुट हो गईं। उनकी सामूहिक शक्ति से वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मेज बन गया, जो 10 सर्कल मैजिक तक चला सकता था। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, एंटर्स एम्पायर, जहां ये सभी प्रजातियां बिना भेदभाव के आज़ादी से रह सकें। लेकिन इंसानों को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वे मॉन्स्टर्स को बढ़ते और नई जमीन पर अधिकार करते नहीं देख सके। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया ताकि उन्हें फिर से जंगलों में धकेल सकें। इस युद्ध ने दोनों पक्षों में भयानक तबाही मचा दी। इंसानों के 5 महान हीरोज ने रिफेन हार्ट के सबसे प्रिय जनरलों को मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी प्रेमिका, एक एल्फ महिला सिरिस को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। अब वही हीरोज उसे मारने के लिए उसके सामने खड़े थे। लेकिन रिफेन हार्ट भी टूट चुका था। जिन लोगों से वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वे सब जा चुके थे। अब उसके पास खुद को रोकने का कोई कारण नहीं बचा था। वो वही डीमन किंग बन गया, जैसा इंसान उसे कहते थे। उसने 4 हीरोज को एक साथ कुचल डाला। अब उसके सामने केवल एक व्यक्ति बचा था, मार्शल किंग टेसरॉन। टेसरॉन एक विशालकाय पुरुष था, जिसकी काया किसी ग्रीक गॉड जैसी थी। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि एक ही प्रहार में उसने रिफेन हार्ट की खोपड़ी की हर हड्डी ऐसे तोड़ दी जैसे बबल रैप फोड़ रहा हो। उस पल रिफेन हार्ट समझ गया कि सीधी भिड़ंत में वो इस ग्रीक गिगा चैड को नहीं हरा सकता। तब उसने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकाला, रिग्रेशन मैजिक। 10 सर्कल मैजिक की पूरी शक्ति लगाकर उसने समय को पीछे मोड़ने की कोशिश की और कसम खाई कि वो जो कुछ खो चुका है सब वापस पाएगा। लेकिन आखिरी क्षण में टेसरॉन ने दखल दे दिया, जिससे जादू गड़बड़ा गया। फिर भी रिफेन हार्ट अतीत में लौटने में सफल रहा, पर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। वो अपने पुराने दुबले पतले मेज शरीर में नहीं लौटा, बल्कि टेसरॉन के मांसल शरीर में जागा। और उसी समय टेसरॉन भी अतीत में लौट आया, लेकिन युवा रिफेन हार्ट के शरीर में फंस गया। अब रिफेन हार्ट, जो कभी महान जादूगर था, महान किंग ऑफ फिस्ट्स जेरार्ड क्रोम प्रॉयस का शिष्य बन चुका था। टेसरॉन ने अपने प्राइम में जो जो कष्ट झेले थे एक जिम ब्रो बनने के लिए, अब वही सब रिफेन हार्ट को सहना पड़ रहा था। एक दिन जब उसका मास्टर पहाड़ से नीचे गांव गया हुआ था, रिफेन हार्ट ने सोचा कि वो अपनी मैजिक स्किल्स आजमाए। उसने एक स्पेल चलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वो एक साधारण जादू भी नहीं कर पाया। उसके मन में सवाल उठा, क्या इस शरीर में विज़र्ड बनना संभव भी है? अचानक उसे एक अजीब सी अमानवीय उपस्थिति महसूस हुई। झाड़ियों के पीछे से हरी त्वचा वाला एक लड़का निकला। उसकी आंखों में डर और चेतावनी दोनों थे। उसने कहा कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो दूसरी तरफ देखे और उसे अनदेखा कर दे। रिफेन ने अंदाजा लगाया कि ये 3-4 साल का एक छोटा ऑर्क है, जो शायद किसी बैटल अरीना से भागकर आया है। वो बच्चा धमकी देता है कि अगर रिफेन ने उसे न देखने का नाटक किया तो वो उसकी जान बख्श देगा। लड़के की बात करने की कोशिश देखकर रिफेन को याद आया कि ऑर्क्स एक गर्वीली जाति होते हैं, जो बेवजह खून खराबा नहीं करते। उसने लैंग्वेज ऑफ ग्रेस में उससे पूछा कि क्या उसका कोई पीछा कर रहा है। ऑर्क बच्चा चौंक गया। हैरानी से उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसका पीछा किया जा रहा है,
लाल बालों वाला रिफेन शांत स्वर में कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, बस वो उस पर भरोसा करे। ऑर्क बच्चा अपनी जाति की भाषा सुनकर और उसके स्वर में झलकती सच्ची दयालुता महसूस करके भीतर से पिघल गया। उसने रिफेन में एक भाई देखा और पहली बार उसके डर में उम्मीद की हल्की सी किरण जागी। फिर भी वो ऑर्क बच्चा चेतावनी देता है कि उसकी मदद करना इंसान को सीधे खतरे में डाल देगा। उसकी सधी हुई और शालीन भाषा सुनकर रिफेन को शक होता है कि वो किसी कुलीन रक्त से है। रिफेन शांत स्वर में कहता है कि उसके पास मदद करने की शक्ति है और तुरंत मैजिक का उपयोग करके उस ऑर्क के छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह बना देता है। जाते जाते छोटा ऑर्क हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि इतना मस्कुलर शरीर वाला इंसान खुद को विजर्ड कहे, ये थोड़ा अजीब है। फिर वो दिल से उसका धन्यवाद करता है। कुछ देर बाद सैनिकों का एक दल वहां पहुंचता है। वे बड़बड़ाते हैं कि बस कुछ सिल्वर कॉइन्स के लिए एक ऑर्क का पीछा करना पड़ रहा है। उनका लीडर चालाकी से बच्चे को एक गोल्ड कॉइन देने का लालच देता है और पूछता है कि उसने कुछ देखा है या नहीं, जो साफ तौर पर एक चाल है। रिफेन कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन तभी एक सैनिक जमीन पर पदचिन्ह देख लेता है। उसे देर से एहसास होता है कि साधारण मैजिक पैरों के निशान नहीं छिपा सकता। फिर भी वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। ये इलाका भविष्य के किंग ऑफ फिस्ट्स का है, वो उन्हें यहां से आगे नहीं जाने देगा। सैनिक गुस्से में आ जाते हैं कि एक गांव का लड़का उनका रास्ता रोक रहा है, लेकिन उनका लीडर उन्हें सावधान करता है। वे 10 से अधिक हैं, फिर भी इस लाल बालों वाले में कुछ असामान्य है। उसकी मजबूत काया देखकर भी सैनिक उसे सिर्फ एक बच्चा समझकर हट जाने को कहते हैं। तभी रिफेन की औरा भड़क उठती है। वो शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहता है कि उसके मुक्के घातक हथियार हैं। एक वार में ज्यादातर लोग मर सकते हैं, इसलिए दया यही है कि वो हथियार इस्तेमाल करे। वो एक क्लब उठा लेता है और जोश में कहता है कि उसके वारों से वे बच जाएंगे। हालांकि जिम अनब्रेकेबल निहत्थे युद्ध पर केंद्रित है, लेकिन उसमें हथियार चलाना भी सिखाया जाता है। ये सुनकर सैनिक असहज हो जाते हैं। वे ताना मारते हैं, क्या ये लड़का कुछ चालें सीखकर उन्हें चुनौती देगा? लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, रिफेन उन्हें आसानी से पीटता हुआ इधर उधर फेंक देता है। बाकी सैनिक एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, ये जाने बिना कि क्लब टेक्निक्स असल में लड़ने के लिए कम और शिष्यों को निर्दयी प्रशिक्षण देकर महान योद्धा बनाने के लिए अधिक होती हैं। लड़ते हुए रिफेन उनकी तलवारबाजी पर ध्यान देता है और समझ जाता है कि ये आम सैनिक नहीं बल्कि मर्सनरीज है। वो कटजल घुमाते हुए लगातार ऐसे वार करता है जो शरीर के हर हिस्से पर पड़ते हैं। जब एक सैनिक पीछे से हमला करता है तो उसकी तलवार रिफेन के शरीर से टकराकर मुड़ जाती है। इंसान चिल्लाने लगते हैं, कोई इंसान इतना कठोर नहीं हो सकता। कटजल टेक्निक्स की खूबसूरती ये है कि वे मारती नहीं है। जोड़ टूटते हैं, हड्डियां चटकती हैं, लेकिन विरोधी जीवित रहते हैं। आखिर में केवल एक सैनिक खड़ा रह जाता है, कांपते हुए पूछता है, तुम आखिर हो कौन? लेकिन लाल बालों वाला बस वार करता रहता है और कहता है कि तुम्हारे सारे साथी गिर चुके हैं, अब तुम्हारा भी साथ देना ही न्याय है। जब सब खत्म होता है, घायल मर्सिनरीज उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी जान बख्श दी। पर रिफेन को एहसास भी नहीं होता कि वो इस लड़ाई का थोड़ा ज्यादा आनंद ले रहा था। जिम अनब्रेकेबल की कठोर शिक्षाएं उसके भीतर गूंज रही थीं। इसके बाद युवा ऑर्क फिर सामने आता है। वो गहराई से धन्यवाद करता है और वचन लेता है कि इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। चाहे कुछ भी हो, ये ऋण अवश्य चुकाएगा। वो कहता है कि एक योद्धा का सिर इतनी आसानी से नहीं झुकना चाहिए। लेकिन अब उसकी नज़र में रिफेन केवल एक इंसान नहीं, मेंटोर है। और ऑर्क संस्कृति में मेंटोर का स्थान वैसा ही होता है जैसा किसी नाइट की अपने लॉर्ड के प्रति निष्ठा। जब रिफेन अपना नाम बताता है तो वो स्वयं को डार्क मेज रिफेन हार्ट वॉल्ड एंड टेरेस के रूप में परिचित कराता है। फिर वो ऑर्क से पूछता है कि आगे उसका क्या इरादा है। युवा ऑर्क कहता है कि वो एक भटकता हुआ यात्री बनकर मरना पसंद करेगा, लेकिन गुलाम बनकर जीना नहीं। वो इस विशाल महाद्वीप पर अपनी जगह खोजना चाहता है। उसकी मदद के लिए रिफेन सलाह देता है कि वो रॉकी माउंटेन्स के लैंड ऑफ ट्रायल्स की ओर जाए, जहां छिपी हुई ब्लू बेयर ट्राइब रहती है। जुदा होने से पहले रिफेन को उसकी असली पहचान पता चलती है। वो है हरे रंग का ऑर्क, टिड, क्रोआ का पुत्र और लैक्स एक्स का धारी। रिफेन को टाहिड नाम याद आता है। वो महान ऑर्क जो आगे चलकर 4 वॉरियर किंग्स में से एक बना, ब्लू बेयर ट्राइब का चीफ
और फिर सभी ऑर्क्स का सर्वोच्च प्रमुख। वो सोचता है, क्या ओरिजिनल टेसरॉन कभी उससे टकराया होगा? फिलहाल वो मुस्कुराता है। किस्मत ने उसे एक ऑर्क की मदद करने का मौका दिया। उसके भीतर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। पहाड़ों की ओर नजर डालते हुए किंग रीफ चुपचाप टाहेड, स्केरुस, मशालन और एलपोर्ट को याद करता है। मन ही मन कामना करता है कि किसी दिन वो उन सब से फिर मिल सके। 6 महीने बाद ग्रैंडपा फिस्ट अचानक केंद्रित ऊर्जा का एक तेज ब्लास्ट रिफेन पर छोड़ता है। लेकिन वो चौंक जाता है जब डीमन लॉर्ड उसे स्पाइरल गार्ड से रोक लेता है। प्रभावित होकर बूढ़ा जोर से हंसता है। उसे याद आता है जब ये लड़का जिद करता था कि उसका असली नाम रिफेन हार्ट है। उस समय तो उसने यही सोचा था कि इतनी पिटाइयों ने इसका दिमाग घुमा दिया है। रिफेन हैरान होता है कि ये बूढ़ा 6 साल पुरानी बात क्यों उठा रहा है। तभी गेरार्ड अचानक बुदबुदाता है कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। रिफेन अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर भी बूढ़ा शिकायत करता है कि जिम अनब्रेकेबल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो अभी भी सिर्फ 190 सेंटीमीटर का है, यानी छोटा। आखिर पहले 3 किंग ऑफ फिस्ट्स, वैल्कन्यूट, कैलब्रेन और रॉस्टल, सब के सब 2 मीटर से ज्यादा लंबे थे। ग्रैंडपा सीधा सवाल करता है, क्या तुम ब्रीदिंग टेक्निक ठीक से कर रहे हो? रिफेन को याद आता है कि अपने पिछले जीवन में उसकी लंबाई 2.4 मीटर थी। वो शांत रहकर कहता है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो पागल हो रहा है। क्या ये बूढ़ा सच में उम्मीद करता है कि सिर्फ सांस लेने की किसी टेक्निक से वो और लंबा हो जाएगा? जेरार्ड कंधे उचकाकर कहता है, लंबाई मायने नहीं रखती, जब तक लड़का मजबूत और स्टर्डी है। अब अंतिम परीक्षा का समय आता है। रिफेन अपनी स्टैंस लेता है। उसकी आंखों में गंभीरता उतर आती है। वो गहरी सांस लेकर अपनी शक्ति को केंद्रित करता है और फिर 4 स्टैक कैलामिटी हॉर्न छोड़ता है। वो गोली की तरह आगे बढ़ता है और सामने की पत्थर की दीवार को चकनाचूर कर देता है। चट्टान मलबे में बदल जाती है। बूढ़ा जोर से ठहाका लगाता है। उसकी आंखों में गर्व साफ झलकता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब इस लड़के को हराना आसान नहीं होगा। रिफेन के दिल से भी एक बोझ उतर जाता है। आखिरकार वो 4 स्टैक्स तक पहुंच गया। इतने सालों से वो जिन शब्दों का इंतजार कर रहा था, वे अब सुनाई देते हैं। जेरार्ड घोषणा करता है, अब समय आ गया है कि वो दुनिया में निकल पड़े। अचानक वो उसके असली नाम से पुकारता है, रिफेन हार्ट, और कहता है, जैसे चाहो वैसे जियो, अच्छा बनो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो जीवन चुनो जो तुम्हारा अपना हो। यही इन सालों की ट्रेनिंग से बचने का तुम्हारा इनाम है। फिर वो याद करता है कि 60 साल पहले तीसरे किंग ऑफ फिस्ट्स मास्टर रॉस्टल ने उसे क्या सलाह दी थी। जीवन जीने के 3 नियम। पहला नियम, धन कमाओ लेकिन कभी अन्याय के रास्ते से नहीं। रिफेन तुरंत टोकता है, अभी तो आपने कहा कि विलन बनना भी ठीक है। जेरार्ड हंस पड़ता है, अरे अगर विलन बनो तो क्लासी विलन बनो, जिसमें डिग्निटी हो। दूसरा नियम, उन लोगों के साथ खड़े रहो जिनके साथ अन्याय हुआ है, इससे सम्मान मिलता है। लेकिन वो चेतावनी देता है, कमजोर हमेशा पीड़ित नहीं होते। दुनिया में ज्यादातर लोग तुमसे कमजोर होंगे, इसलिए फैसला सोच समझ कर करना। उसकी आवाज में कठोरता भी है और स्नेह भी। तीसरा नियम और सबसे महत्वपूर्ण, जिम अनब्रेकेबल की विरासत कभी मरनी नहीं चाहिए। उसे अपनी शिक्षा किसी एक शिष्य को जरूर सौंपनी होगी। वो जरूरी नहीं कि कोई प्रोडिजी हो, बस ऐसा व्यक्ति हो जिसे वो अपनी नज़र से ओझल नहीं होने देगा। जेरार्ड उसे विदाई के समय कुछ ट्रैवल मनी देता है, करीब 30 सिल्वर कॉइन्स और एक जोड़ी कपड़े। रिफेन स्तब्ध रह जाता है। विसिल किंगडम के सबसे धनी लोगों में से एक, जिसके पास राजधानी में मैनर तक है, वो इतना कम दे रहा है। हाँ, ये किसी आम आदमी के लिए 6 महीने का खर्च हो सकता है, लेकिन उसने तो इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद की थी। जेरार्ड समझाता है कि मार्शल सेक्ट ने डिपार्चर फंड तय किया हुआ है। उसके ज़माने में तो केवल 25 कॉइन्स मिलते थे। फिर वो बताता है कि उसने सेटलैड माउंटेन्स में एक छोटा सा गिफ्ट छिपा कर रखा है। वो एक मैप देता है जिसमें स्थान चिन्हित है, और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। आज़ादी की सच्चाई थोड़ी अवास्तविक सी लगती है। तभी आसमान में एक कलामिटी ब्लास्ट चमकता है। ये ग्रैंडपा फिस्ट का विदाई का तरीका है, और ये याद दिलाना भी कि महान शिक्षा का उत्तराधिकारी बनकर मजबूत रहना। रिफेन बिना एक पल गवाए पूरी रफ्तार से पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ता है। उधर एक गांव में एक ग्रामीण मुखिया से कहता है कि बात को यहीं छोड़ दे,
लेकिन बूढ़ा मुखिया डटा रहता है। वो एक नोबल और उसके नाइट से उनके द्वारा खाए गए भोजन का उचित भुगतान मांगता है। घमंडी नोबल उन्हें नीच कहकर एक सिंगल गोल्ड कॉइन उनकी ओर फेंक देता है और ताना मारता है कि शायद उन्होंने पहले कभी सोने का सिक्का देखा भी नहीं होगा। मुखिया शांत स्वर में जवाब देता है, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर नोबल क्रोध में उसे मार देता है और कहता है कि एक नाइट बाजार की कीमत किसानों से बेहतर जानता है। अब साफ हो जाता है कि ये तथाकथित नाइट्स असल में डाकू हैं। उन्होंने गांव पर कब्जा किया, उनका खाना खाया और अब एक सिक्के में सब निपटाना चाहते हैं, असली मेहनत और लागत की अनदेखी करके। उसी समय लॉर्ड स्टेफन वहां पहुंचता है। वो एडवर्ड से पूछता है क्या हो रहा है, फिर ठंडी मुस्कान के साथ ग्रामीणों को व्रेचेस कहता है और चेतावनी देता है कि ऐसे कॉमनर्स पर दया करना समय की बर्बादी है। दूसरी ओर रिफेन हार्ट सिरस के साथ बिस्तर पर लेटा है। वो एल्फ उससे पूछता है, तुम मुझे इस तरह क्यों छू रही हो? सिरस मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा दुबला शरीर तेज और सुरुचिकर है, जैसे किसी धारदार तलवार की धार। लेकिन अब टेसरॉन के शरीर में रिफेन खुद को एक पत्थर के गोलम जैसा महसूस करता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। काश सिरस मुझे माफ कर पाती। कम से कम अब वो लंबा तो है। उसके अनुमान से सिरस अब लगभग 70 वर्ष की होगी, जबकि वो मानव वर्षों में केवल 17 का है। वो क्रोम सिटी पहुंच चुका है, विसल किंगडम के दक्षिण में। उसे पता है कि अगले वर्ष चितान किंगडम में एक स्लेव ऑक्शन में सिरस को बेचा जाएगा। उसका एक हिस्सा चाहता है कि वो अभी सब कुछ तोड़ दे और उसे आज़ाद करा ले, लेकिन ऐसा करने से उसकी मैजिक वापस पाने की योजना बिगड़ सकती है। इसलिए वो सोचता है शायद पैसा ही बेहतर रास्ता है। पर एल्फ स्लेव्स बहुत महंगे होते हैं और वो पूरी तरह कंगाल है। फिर भी उसके पास एक मजबूत शरीर, तराशी हुई स्किल्स और भविष्य की यादें हैं। उसे चितान किंगडम की सड़क पर कुछ रूइंस की अफवाह सुनाई देती है। उधर लॉर्ड स्टेफन, रूइंस एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट टॉड और डियाज मैजिक टावर के एक विजर्ड से पूछता है कि क्या उन्हें वो रूइंस मिल गए। टॉड उन्हें इंतजार करने को कहता है। स्टेफन को पूरा विश्वास है कि वहीं महान सोर्ड्समैन सर क्लॉड वॉन लियोटस एल्टियन दफन है। क्रोम सिटी छोड़े 3 दिन हो चुके हैं। रिफेन उत्तर की ओर हाटान माउंटेन्स की दिशा में केंद्रीय मार्ग पर यात्रा कर रहा है। उसकी स्टैमिना के कारण उसे ठंड नहीं लगती, जबकि उसे याद आता है कि पुराने मार्शल किंग्स तो सर्दियों में भी शर्टलेस घूमते थे। वो आर्टिफिशियल फ्लैशबैक्स नाम की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो अपनी यादें इच्छा अनुसार ताज़ा कर सकता है। उसे हाटान पर्वतमाला के आचीन रुइंस याद आते हैं। अपने पिछले जीवन में वो मेज टॉड से डेलेल्फियाज मैजिक टावर में मिला था, जिसने अलोन्स के साथ उन रुइंस की खोज की थी। लेकिन रिफेन को याद है कि उसने ऐसे ट्रेजर्स पाए थे जो टॉड की टोली से छूट गए थे और उन्हें बेचकर 2000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा कमाए थे। अब जब वो कैटल विलेज पहुंचता है, सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे याद है। ग्रामीण आपस में फुसफुसा रहे हैं कि कोई भी वैली ऑफ डेथ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। नोबल्स एक गाइड की मांग कर रहे हैं। मुखिया बीमार है, इसलिए इनकार करना खतरनाक हो सकता है। टेड, जो पहाड़ों से परिचित है, आगे आता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी और बच्चे रोने लगते हैं और लोग उसे जाने को मजबूर करते हैं, उसका दिल बैठ जाता है। तभी अचानक रिफेन खिड़की के पास पागलों की तरह चेहरा चिपकाकर प्रकट होता है और हंसते हुए कहता है कि वो उसकी जगह जाएगा। वो खुद को एक सामान्य पासरबाई बताता है और कहता है कि उसने उनकी बातचीत अनजाने में सुन ली, जबकि उसे भी पता है कि ये बात थोड़ी संदिग्ध लगती है। कोई अजनबी यूं किसी की संपत्ति पर नहीं भटकता। जब वे उससे सवाल करते हैं, वो आत्मविश्वास से कहता है कि वो इस क्षेत्र को जानता है और पहले भी वहां जा चुका है। ग्रामीण वैली ऑफ डेथ की चेतावनी देते हैं, लेकिन रिफेन दृढ़ स्वर में कहता है, मैं पहले जा चुका हूं। वैली ऑफ डेथ असल में एक डंजन है, प्राचीन सिल्वर एज का अवशेष। 50 साल पहले हाउस ऑफ आलियन के क्लॉड ने 45 साल की उम्र में अपनी ऑरा जागृत की। उसके बाद वो अनगिनत एडवेंचर्स पर निकला और उसकी वीर गाथाएं पूरे वैसली किंगडम में फैल गईं। लेकिन जब प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई तो वो अपनी सीमाएं भूल गया। वो केवल एक सेवक के साथ उस घाटी में घुसा और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसकी डीमन सोर्ड अलियन, जो उसके घराने का पीढ़ियों से चला आ रहा प्रतीक था, वहीं खो गई।
50 साल बाद भी लोग उस तलवार की तलाश में भटक रहे हैं। स्टेफन वॉन लियोन्टो एल्टियन निश्चित ही क्लॉड का पोता होगा। रेलिया उसकी शालीनता की प्रशंसा करती है, कहती है कि वो बिना घोड़े के भी हर तरह से एक सच्चा नाइट दिखता है। इसी बीच मांसल रिफेन देखता है कि स्लेयर एल्फ स्टेफन के साथ हंसती बतियाती हुई काफी आनंद ले रही है, और उसके पीछे वो सैलॉन को देखता है, दल का युवा प्रीस्ट। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में कोई होली स्पेल कर सकता है। सबसे बड़ी बात, उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि इतना सुंदर चेहरा वाले सैलॉन वास्तव में एक लड़का है। सैलॉन से बात करने का बहाना ढूंढता है, लेकिन टॉड और साइलॉन आपस में बातचीत में इतने मशगूल हैं कि उसे मौका ही नहीं मिलता। उसे याद आता है कि जब वो अपने पिछले जीवन में एक युवा विज़र्ड था, तब टॉड उससे इसी तरह बातें किया करता था। फिर भी कुछ अजीब सा लगता है। वो सोचता है, क्या टॉड साइलॉन को पसंद करता है, लेकिन उसे विश्वास है कि टॉड इतना भी गिरा हुआ नहीं होगा। अचानक एडवर्ड उसकी तारीफ करता है कि वो उनका गाइड बना। सॉरी, मैंने गलती से टॉड बोल दिया, इसका नाम एडवर्ड है। लेकिन रिफेन इसे टाल देता है, कहता है कोई बड़ी बात नहीं। ग्रामीण डरे हुए थे इसलिए नहीं आए। उनका डर स्वाभाविक है। एडवर्ड घमंड से कहता है, जब राज्य के सबसे बहादुर नाइट साथ हों तो डरने की क्या बात। लाल बालों वाला भीतर से घृणा से भर जाता है। उसे लगता है सभी नाइट्स घमंडी होते हैं। तभी अचानक एक तीखी चीख जंगल में गूंजती है। अजीब जीव झाड़ियों से निकलकर हमला कर देते हैं। रेलिया चिल्लाती है, ये गंदे जानवर। स्टेफन तुरंत आदेश देता है कि नाइट्स उन्हें पीछे धकेलें। एडवर्ड फायर चेन छोड़ता है जिससे चारों ओर आग और अफरा तफरी फैल जाती है। साइलॉन सैनिकों को अनयील्डिंग करेज का आशीर्वाद देता है। फिर भी स्टेफन की स्किल अलग दिखती है। उसकी तलवारबाजी उम्मीद से तेज और पैनी है, लेकिन एक फाइटर की नज़र से आयरन फिस्ट रिफेन उसे ढीला और असावधान पाता है। उसे समझ आता है कि मास्टर जेरार्ड जिम अनब्रेकेबल पर क्यों गर्व करते थे। इसी दौरान वह देखता है कि मॉन्स्टर्स के झुंड के पीछे ऑर्क्स भी फंसे हुए हैं। वह बिना सोचे एक मॉन्स्टर को मुक्के से उड़ा देता है। वह चिथड़े चिथड़े हो जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, यहाँ किसी को नॉन ह्यूमंस की परवाह क्यों नहीं। फिलहाल वे जैकार्ड प्लेन्स पर हैं। टॉड की कहानी के अनुसार यहीं गाइड टेड की मृत्यु होने वाली थी, जब लॉर्ड स्टेफन एलियन दल का नेतृत्व कर रहा था। स्टेफन पागलों की तरह मॉन्स्टर्स को काटता जाता है, अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना। इसी वजह से गाइड की मौत समझ में आती है, और इसी कारण वह अपने तरीके से एक बुरा इंसान है। अराजकता के बीच साइलॉन रिफिन से कहता है, पेड़ के पीछे छिप जाओ, कम से कम उसमें थोड़ी शालीनता तो है। एक मॉन्स्टर रिफिन की ओर झपटता है, लगभग उसकी आंख छू लेता है। वह चिल्लाता है, क्या ट्रेनिंग के बाद मेरी आंखों में अब भी आंसू बचे हैं। वह आंख बंद कर मुक्का मारता है और एक ही वार में उस प्राणी को कुचल देता है। पास खड़े ऑर्क्स स्तब्ध रह जाते हैं। लड़ाई के बाद स्टेफन केवल एडवर्ड से पूछता है, विज़र्ड और प्रीस्ट सुरक्षित हैं। यह सुनकर रिफिन के भीतर घृणा और बढ़ जाती है। उन्हें दूसरों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। स्टेफन घोषणा करता है, एलियन का आदेश ही कानून है, और सबको विश्राम कर विजय का आनंद लेने को कहता है। रिफिन मौका पाकर टॉड से बात करता है। वह उसे धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जान बचाई। फिर वह सहजता से कहता है, मेरा एक मित्र है रिफिन हार्ट, जो डेल्फिया मैजिक टावर में विज़र्ड है। क्या आपने उसका नाम सुना है। टॉड चौंक जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि इतना कठोर दिखने वाला आदमी रिफिन हार्ट का दोस्त हो सकता है। अचानक वह कहता है, वह तो बहुत स्वीट और लवली लड़का है। यह सुनकर मांसल रिफिन के भीतर अजीब सी घेम और बेचैनी उठती है। वह पूछता है, मेरा दोस्त कैसा है। टॉड कहता है, वह अपने यूजुअल तरीके से मैजिक की पढ़ाई कर रहा है। जब रिफिन पूछता है, क्या कुछ अजीब चल रहा है, तो टॉड अचानक उसके नुकीले नाक, ज्वेल जैसे आंखों और मुलायम त्वचा की तारीफ करने लगता है। पूरा माहौल असहज हो जाता है। रिफिन समझ जाता है कि यह लगाव ग्रैंडपा जेरार्ड जैसा नहीं है, यह कुछ और है। उसका मन करता है कि इस आदमी को अभी पीट दे, लेकिन वह खुद को रोकता है और पूछता है, उसका स्वभाव और पर्सनैलिटी कैसी है। टॉड लगभग लार टपकाते हुए कहता है, मुझे उसके विचारों या कर्मों से क्या मतलब। यह सुनकर रिफिन के भीतर आग भड़क उठती है। तभी साइलॉन पूछता है, क्या तुम घायल हो। रिफिन उसे टाल देता है, मैं ठीक हूं, पहले ऑर्क्स को देखो। हाई प्रीस्ट ऑर्क्स को हील करता है। भले ही वह कहते हैं कि वे ठीक हैं,
इंसान हंसते हैं और कहते हैं, ऐसे प्राणियों पर शक्ति व्यर्थ मत करो। रिफेन ध्यान देता है कि साइलॉन उन्हें बराबरी से नहीं बल्कि पालतू पशुओं की तरह देखता है। उसे अचानक एहसास होता है, असल समस्या मॉन्स्टर्स नहीं है, असल समस्या इंसानों की विकृत सोच है, और यही सोच इस दुनिया की जड़ में सड़न बन चुकी है। गैर मानव जातियों के अधिकार सुरक्षित करना एक लंबी और कठिन लड़ाई होने वाली है। इसी बीच स्टेफन गाइड को आगे बढ़ने का आदेश देता है। यह सुनकर रिफिन के भीतर खींच उठती है। फिर भी वह अजीब सी रोबोटिक आवाज में कहता है, सब लोग धारा की ओर बढ़ें। उसका यह लहजा स्टेफन को थोड़ा असामान्य लगता है। घंटों बाद दल पहले ही बैसिलिस्क, डायर वुल्व्स और 20 से ज्यादा ओगर से भिड़ चुका है। सब हैरान हैं कि इतनी छोटी सी पर्वतमाला में इतने मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं। जहां बाकी सब थकान से चूर हैं, वहीं रिफिन इस दृश्य का आनंद ले रहा है। वह उन्हें लगातार आगे बढ़ाता है, सुरक्षित रास्ता छोड़कर। उन्हें आराम का एक पल भी नहीं देता। उसके मन में स्पष्ट है, नाइट्स घमंडी हैं, प्रीस्ट्स जिद्दी और विजर्ड्स छोटे दिल और संकीर्ण सोच वाले। इस कठोर शरीर में रहते हुए भी वह खुद को दिल से अब भी विजर्ड ही मानता है। वह उन्हें सबसे तेज रास्ते से ले जा रहा है। टेक्निकली वह झूठ नहीं बोल रहा, नहीं उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। आखिरकार स्टेफन समझ जाता है कि सर प्लॉट की जान यहाँ क्यों गई थी। यह छोटी सी पर्वतमाला सचमुच मॉन्स्टर से रेंग रही है। अचानक आगे रोशनी दिखाई देती है। एडवर्ड घोषणा करता है, हमें फैल्टन के प्राचीन रुइंस मिल गए हैं। जैसे ही वे पास पहुंचते हैं, टॉड प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह सुरक्षित है। लेकिन रिफेन साफ कहता है कि वह बाहर ही रुकेगा। मजबूर होकर स्टेफन मान जाता है कि वापसी में गाइड की रक्षा करनी होगी। हालांकि साफ है कि उसने सच में कभी ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। यह बात रिफेन को भीतर तक क्रोधित कर देती है। स्टेफन तलवार उठाकर घोषणा करता है, इस द्वार के पार एक महान नाइट विश्राम कर रहा है। हम डीमन सॉर्ड एलियन खोजकर उसे सम्मान देंगे। दल अंदर दौड़ पड़ता है। रिफेन जानता है, अब वही समय है जिसके लिए वह आया था। फैल्टन के ये प्राचीन रूइंस, जो अब मॉन्स्टर्स और अनडेड से भरे हैं, कभी सिल्वर एज का एक सामान्य सैन्य चौकी थे। फिर भी इसकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि आज के मानकों को भी पीछे छोड़ देती है। उसे याद है जब वह यहाँ सिरी के साथ आया था। उसने कहा था कि इन दीवारों के पीछे उसे कोई सिल फुसफुसाहट सुनाई देती है। रिफिन ने तब सोचा था कि यह कोई सीक्रेट गेट होगा, और सिरी ही उसकी ट्रू म्यूज थी। एक बार उसने हंसते हुए उससे कहा था, शर्माओ मत, इनाम में तुम्हें एक किस दूंगा। आज भी उस याद पर यह कठोर शरीर वाला आदमी भीतर से पिघल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने तब खतरे के बीच ऐसा साहस दिखाया था। अब उसके सामने लिब्रा पर आधारित एक कोड है जिसमें एक्वा और टेरा के सिंबल्स उल्टे क्रम में मिले हुए हैं। उसे ठीक ठीक पता है इसे कैसे हल करना है, लेकिन उसकी सीमित मैजिक के साथ यह अपेक्षा से अधिक कठिन है। शरीर भले मजबूत हो गया, दिमाग पहले जैसा तीखा नहीं रहा। फिर भी वह ध्यान केंद्रित करता है, अपना कोट उतार देता है। आखिर वह 10 सिल्वर कॉइन्स का है, बेकार में खराब नहीं करना चाहता। वह शरीर को वार्म अप करने लगता है। तभी अचानक चीखें गूंज उठती हैं। वह चौंक जाता है। उसे लगा था वे मूर्ख गलत रास्ते पर गए होंगे, पर आवाज किसी और दिशा से आई। तभी उसे एहसास होता है यह एक सीक्रेट पैसेज है जो सीधे 3rd बेसमेंट फ्लोर तक जाता है। अब जब प्रवेश खुल चुका है, नीचे निश्चित ही कोई इंट्रूजन हुआ है। उसके भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। अचानक उसे याद आता है, फैल्कन अभी भी एक सैन्य फैसिलिटी है। इसका मैजिक सिस्टम किसी भी घुसपैठिए के खिलाफ हर प्रकार की डिफेंस एक्टिव कर देगा। पहले जब वह और सिरी आए थे, उन्हें अन्य सेक्शंस की चिंता नहीं थी, लेकिन अब एलियन की टोली इधर उधर भटक रही है। वे कोई ट्रैप एक्टिव कर सकते हैं और सब दूसरे बेसमेंट फ्लोर पर गिर सकते हैं। नीचे लॉर्ड स्टेफन देखता है कि सर टॉमस एक ट्रैप से कटकर गिर पड़ा है। भारी पदचिन्हों की गूंज सुनाई देती है। एक विशाल स्केलेटन हाथ में कुल्हाड़ी लिए प्रकट होता है। स्टेफन समझ जाता है कि वह इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। कई ब्लेड्स और एक लगभग दानवी प्रेजेंस, यह ऐसा शत्रु है जिसे कोई भी सामान्य मनुष्य आसानी से नहीं गिरा सकता। साइलॉन घायल सैनिकों की देखभाल कर रहा है। वे बार बार उसका धन्यवाद करते हैं, अभी भी कांप रहे हैं कि फर्श टूटकर उन्हें मार ही देता। वह टॉड को भी धन्यवाद देते हैं कि उसने मैजिक से उनकी जान बचाई। टॉड स्वीकार करता है, उसका जादू उन्हें गिरने से तो बचा गया, पर आगे जो आने वाला है शायद उससे न बचा सके। तभी एक भीषण एक्सप्लोजन होता है। आगे की पंक्ति के सैनिक हवा में उछल जाते हैं।
एक सींगों वाला दैमन अपनी सेना के साथ धावा बोलता है। सैनिक भय में बिखर जाते हैं और अंधेरे ठंडे बेसमेंट में असली नरक की शुरुआत हो जाती है। साइलेंस आगे बढ़ते हैं, अपनी रोशनी से चमकती गदा उठाकर सैनिकों में पवित्र शक्ति भर देते हैं। वह उन्हें अटूट साहस का आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए उनका डर कर सिमटना लगभग शर्मनाक लगता है, लेकिन अगले ही पल सैनिक जोश से भर जाते हैं, मानो किसी जुनून ने उन्हें घेर लिया हो। वे चिल्लाते हैं कि वे हाउस एलियन के नाइट्स की ताकत दिखाएंगे। टॉड हैरान रह जाता है कि साइलॉन कितनी प्रचंड शक्ति से उन्हें उन्माद में धकेल रहा है, जैसे उन्हें लगभग बरसर्कर्स बना दिया हो। उसी समय टॉड भी अपना स्पेल चलाता है, उन्हें उकसाते हुए कि जो उनका है उसे वापस लें, और वे दैमन के हाथों से उसकी ब्लेड्स तक छीन लेते हैं। उधर रिया दैमन पर झपटती है, लेकिन दैमनीय प्रहार उसे जोर से आकर लगता है और वह दूर जा गिरती है। उसका शरीर बुरी तरह चोटिल हो जाता है। दर्द से कराहते हुए भी वह मन ही मन उम्मीद करती है कि उसका प्रयास मास्टर स्टीफन के किसी काम आ जाए। स्टीफन उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं और पूरी रफ्तार से टॉप दैमन पर टूट पड़ते हैं, एक सच्चे नाइट की तरह तेज वार करते हैं। एडवर्ड अपने लीडर को अडिग विद्वान पुकारता है। स्टीफन घृणा से उन दुष्ट राक्षसों को कोसते हैं और सबको ध्यान केंद्रित रखने को कहते हैं। वह याद दिलाते हैं कि यह वही स्थान है जहां महान नाइट क्लॉड ने अंतिम सांस ली थी। अचानक ऊपर से आग भड़क उठती है। एक और भयानक दैमनीय बीस्ट प्रकट होता है, दहाड़ता हुआ और आग के गोले बरसाता हुआ, जो रास्ते में आने वाले सैनिकों को जला देता है। वह तथाकथित नाइट सबको निर्भय रहने को कहता है और याद दिलाता है कि वे हाउस एलियन के बहादुर नाइट हैं। युद्ध पूरी तरह अराजकता में बदल जाता है, लेकिन स्टीफन पीछे हटने से इनकार नहीं करता। वह दैमनों को जीतने नहीं देगा। एलियन के अडिग नाइट के नाम को धारण किए हुए वह आग उगलते बीस्ट पर शूटिंग स्ट्राइक के साथ टूट पड़ता है, पर अगले ही पल उसे जोर से पटक कर जमीन पर गिरा दिया जाता है। वह निशब्द, लगभग निश्चल पड़े रह जाते हैं। फादर साइलॉन आगे बढ़ते हैं और पवित्र प्रकाश की लहर छोड़ते हैं, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होता। जैसे ही दैमन साइलॉन को कुचलने वाला होता है, अचानक रिफेन कहीं से प्रकट होता है। वह राक्षस को पीछे धकेल देता है और पुजारी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। केवल एक मुक्के में वह उस भयानक बीस्ट को चकनाचूर कर देता है। सब स्तब्ध रह जाते हैं कि यह इतना आसान कैसे हो गया। उसे याद आता है कि पिछले जीवन में टेसेरॉन ने भी उसे ठीक इसी तरह एक बार में गिरा दिया था। वह घायल एल्फ को अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निश्चय करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, मृत सैनिकों की पूरी सेना उठ खड़ी होती है। रिफे को पास रखते हुए वह अनडेड के झुंड के बीच रास्ता बनाता है, उन्हें काटता हटाता हुआ बाहर निकलने का मार्ग साफ करता है। तथा कथित रेजोल्यूट नाइट आखिरकार होश में आता है और एडवर्ड तुरंत ये देख लेता है। स्टीफन चारों ओर गिरे हुए अनडेड को देखता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। उसका दाहिना हाथ बताता है कि उनका गाइड असल में एक शक्तिशाली फाइटर निकला। वो माफी मांगता है कि वो एक नोबल मैन को पहचान नहीं सका। जवाब देने से पहले वो ताकतवर युवक याद करता है कि टॉड उसके छोटे रूप को मैजिक टावर से जानता है, इसलिए वो अपना नाम रिफेन बताता है। एडवर्ड उलझन में कहता है कि उसने इस नाम का कोई महान चैंपियन कभी नहीं सुना। पूछने पर रिफेन साफ कह देता है कि वो किसी नोबल फैमिली से नहीं है। स्टीफन समझ जाता है कि जिसे वो प्रशिक्षण के दौरान नोबल समझ बैठा था, वो तो एक साधारण कॉमनर है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहता है कि अंत में आकर जो काम वे पहले ही संभाल चुके थे, उसे खत्म करने के लिए वो उसका आभारी है। वो रिफेन की स्किल को मानता तो है, लेकिन आयरन फिस्ट सीधे उसे टोक देता है। वो कहता है कि लगता है उसके पास अब कोई चाल बाकी नहीं है और वो सच्चाई से अंधा बना हुआ है। ये बात स्टीफन को चुभ जाती है। वो तमतमाकर हाउस एल्टियन के सम्मान की मांग करता है। एडवर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि एक आवारा प्रॉपर एटिकेट क्या जाने। स्टीफन खुद को संभालता है और रिफेन से पूछता है कि उसे किस मास्टर ने प्रशिक्षित किया। आयरन फिस्ट बात टाल देता है, कहता है कि उसने यहाँ वहाँ से बस थोड़ा बहुत सीखा है। भीतर ही भीतर उसे याद आता है कि ग्रैंडपा फिस्ट ने उसे एक शक्तिशाली टेक्निक सिखाई थी, लेकिन मास्टर जेरार्ड की ख्याति पूरे महाद्वीप में फैली है और वो नहीं चाहता कि उसका ठिकाना उजागर हो। स्टीफन को विश्वास ही नहीं होता कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। रिफेन शांत स्वर में कहता है कि अभी घायल लोगों पर ध्यान देना अधिक जरूरी है। एडवर्ड गौर करता है कि ये व्यक्ति कितनी सहजता से आदेश दे रहा है।
उसे ये एहसास भी नहीं कि उसकी आवाज़ में कैसी स्वाभाविक अधिकारपूर्ण झलक है, जैसे कोई उच्च पद वाला व्यक्ति दूसरों को निर्देश दे रहा हो। वो सोचने लगता है कि ये टैंक किसी दूसरे देश की रॉयल्टी की तरह व्यवहार करता है, उम्र के अंतर की परवाह किए बिना। रिफेन जिस तरह बात करता है वो किसी बड़े व्यक्ति का छोटे से संवाद करने जैसा लगता है, और यही बात उसे और भी रहस्यमय और दिलचस्प बना देती है। अचानक सोन पास आकर मुस्कुराते हुए पूछ बैठता है कि रिफेन की असली लंबाई आखिर कितनी है। पादरी उसकी मजबूत काया से साफ तौर पर प्रभावित दिखता है। उसे पता चलता है कि रिफेन की लंबाई 192 सेंटीमीटर है। रिफेन खुद हंसते हुए कहता है कि उसे अपना सही वेट भी नहीं पता। सैलॉन जिज्ञासा से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, लेकिन रिफेन बस कंधे उचकाकर कहता है, बहुत पिटा हूँ, बहुत खाया है और बहुत वेट उठाया है। वो अंदर ही अंदर थोड़ा असहज हो जाता है कि सैलोन अचानक इतना फ्रेंडली व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी सैलन फिल समझाती है कि असली फाइटर्स कभी अपनी ट्रेनिंग के राज उजागर नहीं करते। रिफेन अपने अतीत को भली भांति जानता है। माता पिता को खोने के बाद वो फिनैनियंस ऑर्डर्स के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। उसका कमज़ोर शरीर और मासूम सा सुंदर चेहरा उसे अक्सर चिढ़ाने का कारण बन जाता था। वो तानों और हंसी का आसान निशाना बन गया। इसलिए शायद उसके मन में हमेशा उन चीज़ों की चाह रही जो उसके पास नहीं थी। एक मजबूत शरीर, खुलकर गूंजती हुई हंसी और गहरी भारी आवाज़। एक समय तो उसने ये भी सपना देखा था कि वो मॉन्क बनेगा और अपनी आस्था को शारीरिक शक्ति से साबित करेगा। लेकिन हकीकत उतनी सुंदर नहीं थी जितनी उसने सोची थी। वो लंबा नहीं बढ़ पाया, उसकी आवाज़ पतली ही रही और उसके बाल अजीब तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ते रहे। वो जितना ज़्यादा बल्कअप करने की कोशिश करता, उतनी ही उसके शरीर में होली पावर उभर आती, जो उसकी दुखती मांसपेशियों को तुरंत हील कर देती। उसकी ये अनचाही हीलिंग उसे और निराश कर देती थी। इसी वजह से उसके भीतर मजबूत, रगेड फिजिक्स के प्रति एक अजीब सी प्रशंसा पनप गई, जो अब उसे खुद ही थोड़ा अजीब और असहज महसूस होती है। वो माहौल से निकलने के लिए बहाना बनाकर एग्जिट को स्काउट करने की बात कहता है, लेकिन वो सुंदर चेहरा लिए लड़का जिद करता है कि वो भी साथ चलेगा। रिफेन गंभीर स्वर में कहता है कि वो घायल सैनिकों के साथ ही रहे, अगर फिर से कोई मुसीबत आ जाए तो उनकी रक्षा करे। ये सुनकर सैलॉन हल्का सा मुंह फुला लेता है। स्टीफन तय करता है कि वो साथ चलेगा और रेलिसिया से कहता है कि वो पीछे रहकर बाकी लोगों की मदद करे। रास्ते में तथाकथित रेजोल्यूट नाइट बड़बड़ाता रहता है कि उसे इस चलते फिरते पत्थर की मदद क्यों लेनी पड़ रही है। साफ झलकता है कि उसे ये पसंद नहीं कि रिफेन बिना रैंक की परवाह किए खुद आगे आ रहा है। अपनी काबिलियत दिखाने की बेचैनी में स्टीफन फिर से किसी और दानव से लड़ने की बात छेड़ देता है, मानो इस बार वो खुद को हर हाल में साबित कर देना चाहता हो। वो तांग से तारीफ की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो ख्यालों में खोकर खुद की वीरता के सपने देखने लगा, रिफेन में एक तेज वार में उसे बेहोश कर दिया। तभी अनडेड सैनिक टूट पड़ते हैं। ये अल्टीमेट ब्रूजर उन्हें इतनी आसानी से गिरा देता है कि सब कुछ पीस ऑफ केक जैसा लगता है। एक एक कर वे धूल चाटते हैं और रिफेन बिना पसीना बहाए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो ट्रेजर हंटिंग पर निकलता है। आखिरकार वो उस हॉटस्पॉट तक पहुंचता है जहां उसे उम्मीद है कि सिल्वर एज रेलिक्स मिलेंगे, कम से कम 50 गोल्ड कॉइन्स के बराबर कीमत के। कुछ ही मिनटों की तलाश के बाद उसे इन्फिनिट सैक मिल जाता है, एक मैजिकल स्टोरेज आइटम जो अपने आकार से 10 गुना ज़्यादा सामान समा सकता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद है। ठीक उसके पास एक और आइटम होना चाहिए जिसमें सेलेस्टियल फर्नेस, डैगर ऑफ रिकॉल और सेफायर ऑफ मैजिक पावर रखा है। जैसे ही वो उन्हें पाता है, उसके चेहरे पर संतोष की चमक फैल जाती है। इतनी कीमती ट्रेजर पाकर वो भीतर ही भीतर रोमांचित हो उठता है। उधर स्टीफन होश में आता है तो रिफेन बड़ी सहजता से अनडेड को दोष दे देता है कि उन्होंने उसे एक ही बार में गिरा दिया। लॉर्ड ईगो गुस्से से तिलमिला उठता है कि उसकी योजनाएं बिगड़ गईं, लेकिन रिफेन पहले ही मन सोच चुका है कि जरूरत पड़ी तो उसे फिर से बेहोश कर देगा। तथाकथित लोली नाइट 3 बार और बेहोश हो जाता है। इस बीच ब्रूजर खंडहरों को पूरी तरह खंगाल लेता है, हालांकि उसे उम्मीद है कि वो नोबल गंभीर रूप से घायल न हो। जब स्टीफन आखिरकार ठीक से होश में आता है तो वो हैरान है कि इतनी सतर्कता और आगे के लिए टॉनिक्स के बारे में सोचते रहने के बावजूद वो कैसे बेहोश हो गया। रिफेन मीनवाइल स्टोरेज आइटम को पूरी तरह भर देता है और तय करता है कि बाद में और सामान लेने लौटेगा।
सभी एग्जिट्स सुरक्षित करने के बाद वे बाकी लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। रास्ते में सैलोन फिर पूछ बैठता है कि क्या एक कॉमनर का इतना कुशल होना अजीब नहीं है। रिफेन समझाता है कि उसकी बोलने की शैली ऐसी है जिससे लोग खुद को उसके सामने छोटा महसूस करते हैं। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी वही ब्लंट स्टाइल एडवर्ड जो 40 साल का है पर भी वैसा ही असर डालेगी जैसा लॉर्ड ईगो पर। तभी उसे याद आता है वो खुद सिर्फ 22 साल का है। उसे एहसास होता है कि उसे थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। वो अपनी साफ गोई के लिए हल्का सा माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि वो ज़्यादा लोगों से मिला जुला नहीं है। अगले कक्ष में पहुंचते ही वे एक नए दानवीय रूप से टकराते हैं, ग्रिल बीस्ट। रिफेन को याद नहीं कि पिछली जिंदगी में उसने इसे देखा था। स्टीफन मान लेता है कि यही इस स्थान का गार्डियन है, लेकिन ब्रूजर तुरंत समझ जाता है कि उनकी मौजूदा ताकत इसके सामने कुछ भी नहीं। वो रिट्रीट की सलाह देता है। तभी वे देखते हैं दानव के हाथ में डीमन सोर्ड एल्टन है। एडवर्ड पीछे हटकर रीइंफोर्समेंट्स लाने की बात करता है, लेकिन मूर्ख नाइट इनकार करता है। वो कहता है कि लेजेंडरी सोर्ड को अपवित्र नहीं होने देगा, चाहे एब्सोल्यूट डेथ ही क्यों ना सामने हो, वो इसे वापस लेकर रहेगा। वो अपनी सेना को आगे बढ़ाता है। आयरन फिस्ट उसे रेकलेस फूल कहकर चेतावनी देता है। असल में डिमेंशनल रिफ्ट ने इन खंडहरों को सिल्वर एज से तोड़ दिया था। उनका सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम टूटे हिस्सों को भरने के लिए जो भी मिल सके उसे खींच लाया। इसी तरह दूसरे संसार का ये प्राणी डिफेंस सिस्टम में समा गया और जिसे अब लोग डंजन गार्डियंस कहते हैं उसमें बदल गया। ये डेमोनिक गार्डियंस अब सैनिकों पर गरज रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो शांति से जी रहे थे जब तक खंडहरों ने उन्हें खींचकर जबरन अनपेड लेबर में नहीं झोंक दिया। एक बार जब कोई प्राणी सिस्टम में मर्ज हो जाता है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। रिफेन जानता है कि जिसने सर क्लॉड को मारा था वो ऑरा वील्डर था। अगर ये डंजन गार्डियन टिग्रिल से भी ज्यादा शक्तिशाली है तो ये बिल्कुल अलग स्तर का खतरा है। फिर भी लॉर्ड ईगो इसे नज़रअंदाज करता है। अपने साथियों से कहता है कि जंजीरों में जकड़े प्राणी से डरने की जरूरत नहीं। टैंक आखिरी बार चेतावनी देता है, अगर वे बिना सोचे आगे बढ़े तो मर जाएंगे। लेकिन एडवर्ड पलटकर कहता है कि एक वैगाबॉन्ड सम्मान की कीमत क्या जाने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए मरना भी स्वीकार है। रिफेन मन ही मन सोचता है ये लोग टॉर तक संभाल नहीं पाए, फिर भी ग्रिल बीस्ट को हराने का भ्रम पाले बैठे हैं। उधर प्रिटी बॉय सैनिकों में होली स्टेरॉइड्स जैसा जोश भर रहा है, उनके मनोबल को बढ़ा रहा है, जबकि ये लगभग सुसाइड मिशन है। सैनिक आग की ओर भागते पतंगों की तरह टूट पड़ते हैं और उतनी ही बेरहमी से उछालकर फेंक दिए जाते हैं जैसे हार्ड हेड ने पहले ही चेताया था। वे मानो पंचिंग बैग्स बन गए हैं जिन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। फिर भी सर यूजलेस बहादुरी और हाउस एलियन के सम्मान की दुहाई देता रहता है, जैसे उसके खाली शब्द ही दानव को डरा देंगे। रिफेन समझ चुका है स्टीफन कभी नहीं सुनेगा, लेकिन सर एडवर्ड थोड़ा समझदार लगता है, इसलिए उम्मीद अभी बाकी है। इस बीच लॉर्ड ईगो ग्रिल बीस्ट के चारों ओर घूम घूम कर सस्ते वार कर रहा है और प्रिटी बॉय अपने होली मेसेज से लगातार प्रकाश बरसा रहा है, जैसे अकेला वन मैन लाइट शो चल रहा हो। रेलिसिया तेजी से आगे बढ़ती है और एक साफ सटीक वार करती है, इतना प्रभावशाली कि स्टीफन भी उसकी तारीफ कर देता है। रिफेन शांत स्वर में मानता है कि वो बस उससे एक कदम नीचे है और एडवर्ड से तो मीलों आगे। शायद उसने इस टूली को थोड़ा कम आंका था। तभी टॉड आखिरकार अपने विजर्ड ट्रिक्स दिखाता है। वो एक भयानक ब्लिजर्ड समन करता है, लेकिन तभी सिस्टम ग्लिच कर जाता है और लड़ाई फेज 2 में प्रवेश करती है। ग्रिल बीस्ट अपनी जंजीरें तोड़ देता है और सीधे दल पर झपटता है। इंसान उसके सामने कीड़ों की तरह कुचल जाते हैं। असली नाइटमेयर अब शुरू होता है। लॉर्ड ईगो ऐसे दौड़ता है जैसे अभी सब खत्म कर देगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पेट पर भयंकर प्रहार खाकर दीवार से जा टकराता है। एडवर्ड अपने स्वामी के लिए चीखता है। स्टीफन रेलिसिया को फिर से खींचकर लड़ाई में लाता है, पर वो भी नीचे पटक दी जाती है। तभी ग्रिल बीस्ट एक विशाल फायरबॉल उनकी ओर फेंकता है। रिफेन ठीक समय पर कूदकर प्रिटी बॉय को ढाल की तरह बचा लेता है। हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माफ करना, पार्टी में देर हो गई। अब वो दानव को गौर से देख रहा है। सोचता है, क्या इस शरीर की मार्शल स्किल्स सच में ऐसे राक्षस का सामना कर सकती हैं? जब वो विजर्ड था तो ऐसे लाइफ और डेथ जुए से बचता था, लेकिन अब उसके भीतर का फाइटर जोश से भर उठता है। पहली बार उसे खुद पर गर्व होता है, जैसे वो सच में एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया हो। उसे लगता है जेरार्ड आज होता तो शायद मुस्कुराता।
उसे ग्रैंडपा फिस्ट की सीख याद आती है, संदेह हो तो फोकस्ड एनर्जी ब्लास्ट के साथ पहला मुक्का मारो। वो ग्रिल बीस्ट के वार को चकमा देता है, लेकिन डीमन स्वॉर्ड उसकी बाह को हल्का सा चीर देती है। उसे एहसास होता है स्टील उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर मैजिक ब्लेड कर सकती है। दानव उसे लात मारकर दीवार से दे पटकता है। प्रिटी बॉय उसका नाम चिल्लाता है, पर रिफेन उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं ठीक हूं। साइलेंस, आंखें फटी की फटी, उसकी ऑरा देख लेता है। वो पुष्टि करता है रिफेन एक ऑरा वील्डर है। अगर वो थोड़ा इंतजार करता तो साफ पलटवार कर सकता था, लेकिन इतने सालों की मारपीट के बाद टैंक करना उसके लिए दूसरी प्रकृति बन चुका है। अब वो तय करता है समय है स्किल्स पॉलिश करने का। वो उस कुरूप बीस्ट को उकसाता है। दोनों की टक्कर से खंडहर कांप उठते हैं। उधर लॉर्ड ईगो अपने घमंड में घुटने लगता है। एक नोबल होकर भी वो ऑरा मैनिफेस्ट नहीं कर पाया, और ये आदमी, ये मॉन्स्टर सा इंसान उसके सामने चमक रहा है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये है कौन। डंगन गार्डियन ग्रिल बीस्ट गरजता है, पर हर बार अब रिफेन को धीमा और अनुमानित लगता है। वो आसानी से काउंटर करता है। समस्या ये है, ये रूइंड गार्डियंस गिरकर भी खत्म नहीं होते। खंडहरों का सिस्टम उन्हें लगातार मैजिक से हील करता रहता है। ग्रिल बीस्ट उन्मत्त हो जाता है, पर आयरन फिस्ट उसे जकड़ लेता है। हवा में उछलकर उसके जबड़े पर वार करता है, फिर उसे अपनी स्ट्राइकिंग ड्रिल्स के लिए परफेक्ट पंचिंग बैग बना देता है। दल स्तब्ध होकर देखता है, ये ब्रूट फोर्स दानव को ट्रेनिंग डमी की तरह पीट रहा है। लेकिन रिफेन जानता है ये खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता। अब समय है कैलामिटी हॉर्न निकालने का और एक ही वार में अंत करने का। दानव पीछे हटता है। रिफेन झुंझलाकर सोचता है, ये दर्शक खुद लायबिलिटी हैं। एक गलत चाल और पूरा स्थान ढह सकता है। टॉड चिल्लाता है, अगर ऑरा इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड को होली पावर से ब्लेस कर दिया जाए तो शायद ये खत्म हो सकता है। रिफेन मानता है कि उसे ये ट्रिक पता है, पर वो ऑरा को हथियार में चैनल करना जानता ही नहीं। टॉड लगभग बेहोश हो जाता है। ये सिरफिरा सिर्फ अपने शरीर में ऑरा दौड़ाता है। तुम्हारा सेक्ट पागल है। लड़ाई के बीच प्रिटी बॉय साइलॉन कहता है, तुम्हारा शरीर काफी टफ है। वो फिलेनेंस के नाम पर उससे और तलवार दोनों को ब्लेस कर देता है। आशीर्वाद बिजली की तरह रिफेन के भीतर दौड़ता है। वो दानव को ऐसे उठाता है जैसे कुछ भी ना हो और दीवार पर दे मारता है। होली स्ट्राइक हथियार में चमक उठता है। तभी उसे एहसास होता है साइलॉन ने जो स्पेल मेटल के लिए डाला था वो उसके शरीर पर भी काम कर रहा है। साइलॉन बिना घबराए उसे खुलकर लड़ने देता है। रिफेन आगे बढ़ता है। एक जबड़ा तोड़ देने वाली डिवाइन केक, फिर डिवाइन नी और फिर डिवाइन पंच। वो ग्रिल बीस्ट को हवा में उछालता है और शानदार अंदाज में उसका अंत कर देता है। चमकदार फिनिशिंग के बाद प्रिटी बॉय उसे टकटकी लगाए देखता रह जाता है। रिफेन बस बड़बड़ाता है, साइलेंट, स्पेल हटा दो। घायलों को बाहर ले जाया जा रहा है। तभी सर यूजलेस बोल उठता है कि रिफेन ने अपनी पहचान बहुत अच्छी तरह छुपाई। वो मानता है कि वो ताकतवर है, लेकिन शिकायत करता है कि उसने नाइटली ऑनर को रौन दिया है। वो आरोप लगाता है कि जब वे संघर्ष कर रहे थे रिफेन उनका मजाक उड़ा रहा था। रिफेन कंधे उचकाकर कहता है, मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया। सच तो ये है कि रिफेन को इन मस्खरों की परवाह ही नहीं है कि वो उनकी हंसी उड़ाए। स्टीफन अपना आपा खो देता है और गुस्से में उसकी ओर झपटता है, लेकिन ब्रूजर बस हल्का सा झुक जाता है। सर यूजलेस अपने ही वार में उलझकर लड़खड़ा जाता है, एकदम जोकर की तरह। वो चीखने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वार से बचने की? रिफेन शांत स्वर में कहता है, मैंने कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। अगर तलवार इतनी ही प्रिय है तो ले लो। एडवर्ड समझदारी दिखाते हुए कहता है कि इतनी कीमती चीज के प्रति इस आदमी की लालच रहित भावना ही उसकी असली ताकत दिखाती है। स्टीफन तलवार को कसकर पकड़ता है, और भी ज्यादा क्रोध से कांपते हुए। रिफेन मन ही मन सोचता है, ये तलवार तो दूसरे दर्जे की है, उसके मुकाबले जो वो अपने सुनहरे दिनों में दूसरी नस्लों के लिए बल्क में बनाता था। नाटक से ऊबकर वो सबको वापस चलने को कहता है। सभी लौट पड़ते हैं। हालांकि वो रोता धोता नाइट भीतर ही भीतर जलता रहता है। काउन गांव लौटते ही राहत की लहर दौड़ जाती है जब फादर साइलेंट एक शिशु को हील कर देता है। प्रिटी बॉय अब हीलर मर्चेंट बन चुका है। बीमारों को ठीक करता है और सोने के सिक्के ऐसे बांटता है जैसे टॉफी हो। उसे मार्केटिंग करना अच्छी तरह आता है। वो होली ऑर्डर की इमेज चमका रहा है। उधर लॉर्ड यूजलेस अपने आदमियों के साथ कहीं अलग जा बैठता है। सर यूजलेस सुझाव देता है कि रिफेन की जांच की जाए। एडवर्ड सहमत होता है क्योंकि ब्रूजर की ताकत साफ दिखा रही है कि स्टीफन भीतर से अस्थिर हो गया है।
हालांकि वो मानने को तैयार नहीं कि वो कमजोर है। इस बीच आयरन फिस्ट सीरियस से मिलने की योजना बनाता है, पर समझ नहीं पाता कि प्रिटी बॉय साथ क्यों आ रहा है। सेलिन समझाता है उसने ट्रैवलिंग प्रीस्ट का मार्ग चुना है, देवी की कृपा का प्रचार करने के लिए। वो आस्थावानों की सेवा करेगा, भले ही ऐसे पुजारी अक्सर रास्ते में मर जाते हों। वो पहले होली ऑर्डर लौटने वाला था, पर अब पिलग्रिम बनना चाहता है। फिर उसका अंदाज थोड़ा अजीब हो जाता है। वो पूछता है क्या वो सबसे मजबूत व्यक्ति के साथ यात्रा कर सकता है जिसे उसने देखा। रिफेन तुरंत वो नज़र पहचान लेता है, वही नज़र जो जेरार्ड या टॉड उसकी काया को परखते हुए डालते थे। वो मन ही मन सोचता है क्या वो हमेशा जोकरों से ही घिरा रहेगा। फिर भी प्रिटी बॉय बुरा इंसान नहीं लगता। वो विनम्रता से मना करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है साइलॉन एक क्लेरिक है, चलते फिरते फर्स्ट एड किट के जैसा। अगर सीरियस घायल हुआ तो शायद उसका साथ बुरा नहीं होगा। जहां ब्रूजर सीरियस से मिलने के उत्साह में है, वहीं प्रिटी बॉय लगातार उससे ट्रेनिंग के सवाल पूछता रहता है। वो अपर मिडिल और लोअर एब्स बनाने के टिप्स चाहता है। रिफेन बस इतना कह पाता है, बहुत पिटो और भारी पत्थर उठाओ। उसे याद आता है कि कभी एक एल्केमिस्ट ने मसल बूस्टिंग पोशन प्रोटीन का दावा किया था, जिसे सैलॉन तुरंत खारिज कर देता है। इधर अपने महल में कैरन ट्रेड यूनियन का उत्तराधिकारी लॉर्ड वाइनॉट बैरेट गुस्से से पागल हो रहा है। वो चिल्लाता है कि एल्फ अपने मालिक की शरीर और मन से सेवा करने के लिए होते हैं। उसका बटलर माफी मांगता है, पर बैरेट गरजता है ये डिफेक्टिव एल्फ सस्ती होने के बावजूद कीमत के लायक नहीं थी। सीरी बिस्तर से उठकर कहती है कि वो ऐसी ही पैदा हुई थी, उन आंखों के साथ जिन्हें वो खराब कहता है। वाइनॉट आदेश देता है कि सही एल्फ खरीदी जाए, चाहे महंगी ही क्यों ना हो। उसे ये टूटा हुआ सामान नहीं चाहिए, इसे वापस कर दो। सिटान प्रिंसिपैलिटी के नोटोरियस एल्फ स्लेव मार्केट एल्फिनहाइम में वही एल्विन लड़की नंबर 148 तीसरी बार प्रदर्शनी पर खड़ी कर दी जाती है। दूर उत्तर में स्थित चिटान प्रिंसिपैलिटी जुरान रदी के सहारे फलता फूलता व्यापारिक राष्ट्र है। रिफेन और प्रिटी बॉय आखिरकार जेपेलिन पहुंचते हैं, राजधानी और व्यापार का दिल। सड़कों पर व्यापारियों की चहल पहल गूंज रही है। सेलिन हैरान नहीं होता, वो महाद्वीप के सबसे बड़े कॉमर्स सिटी से वही उम्मीद करता है। रिफेन बताता है कि ये शहर उन व्यापारियों ने बसाया था जिन्होंने ग्रिम किंगडम से जमीन खरीदी थी। यहाँ सब कुछ सिक्कों और प्रिविलेज के इर्द गिर्द घूमता है। उसे पता है उसकी सीरी इसी शहर में कहीं है। प्रिटी बॉय उसे धीमा चलने को कहता है, आरोप लगाता है कि वो अपनी लंबी टांगें बस दिखावे के लिए फैला रहा है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी एक भारी भरकम गुंडे से दया की भीख मांगता है। वो दुष्ट आरोप लगाता है कि बूढ़े ने रोलाने ट्रेड यूनियन का अपमान किया है। ट्रिक उसे 30 बार पीटता है, फिर वो आराम से 30 गोल्ड कॉइन्स फेंक देता है जैसे भुगतान कर रहा हो। प्रिटी बॉय दौड़कर वृद्ध की मदद करने जाता है और गार्ड्स को ढूंढता है, लेकिन वो देखता है बूढ़ा शांत भाव से सिक्के समेट रहा है। वो कहता है ठीक है, इस पैसे से मैं यहाँ बस सकूंगा। साइलॉन स्तब्ध रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो बूढ़ा आदमी सिर्फ पैसे मिल जाने की वजह से ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रिफेन उसे याद दिलाता है, मैंने पहले ही कहा है ये शहर सिक्कों पर चलता है। रिफेन ने सोचा था कि अपनी यात्राओं से वो दुनिया को समझ चुका है, मगर उसने कभी ऐसा शहर नहीं देखा जहां हर अपराध जेल की जगह सिर्फ फाइन देकर निपटा दिया जाए। बस जेब में पैसा होना चाहिए। साइलॉन हैरान होकर पूछता है, ऐसे शहर में तुम्हारा क्या काम है? वो भारी भरकम आदमी बड़ी सहजता से जवाब देता है, मैं यहाँ एक एल्फ खरीदने आया हूँ। प्रिटी बॉय वहीं जम जाता है। उसके चेहरे पर घोर निराशा और घृणा उतर आती है। क्या वो सच में ऐसे इंसान के साथ यात्रा कर रहा है? बीफ केक घबरा जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है, मगर अपनी पास्ट लाइफ का सच तो बता नहीं सकता। साइलॉन सामान्य रूप से पुरुषों से ही चिढ़ा रहता है, पर रेड हेड उसे याद दिलाता है, तुम भी तो पुरुष ही हो। उधर मोटा गुंडा ट्रिक अपने एल्फ्स के सामने शीखी बघार रहा है। वो कहता है जो भी रोलाने ट्रेड यूनियन की शिकायत करे उसे और मेहनत करनी चाहिए। सड़क पर बोलने का मतलब है सिक्के कमाना, बस। उसके पीछे पीछे कई एल्फ्स चल रहे हैं, सिर हिलाकर उसकी बकवास से सहमति जताते हुए। तभी ट्रिक की नज़र लॉर्ड वाइनॉट बैरेट पर पड़ती है। वो टहलता हुआ आ रहा है। ट्रिक पूछता है, वो स्लेयर एल्फ कैसी है जिसे तुमने खरीदा था? बैरेट उसे देखकर चिढ़ जाता है और कहता है, 2 हफ्ते पहले वापस कर दी, बात नहीं मानती थी। मोटा लॉर्ड ठहाका लगाता है, तुम इतने कमजोर हो कि एक एल्फ स्लेव को भी काबू नहीं कर पाए।
कोई हैरानी नहीं कि कैरन ट्रेड यूनियन टॉप 10 में भी नहीं आती। बैरेट तैश में जवाब देता है, वो स्लेयर एल्फ कई लोगों द्वारा लौटाई जा चुकी है, इसलिए इतनी सस्ती थी। ट्रिक मुस्कुराता है। वो सोचता है एल्फेनहाइम जाकर उसे खरीद लेगा, सिर्फ उसके चेहरे का भाव देखने के लिए। उधर रिफेन देखता है कि दुबला पतला हमेशा चुप रहने वाला लड़का फिर से वर्कआउट कर रहा है। उसके मन में ख्याल आता है, इतनी मेहनत के बाद भी ये बच्चा इतना स्किनी क्यों है। वो कहता है, इतना ज्यादा मत कर, वरना सिर्फ सोरनेस ही मिलेगा। लेकिन लड़का उसी पल खुद को हील कर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी रिफेन को झटका लगता है, हीलिंग मैजिक असल में समय को रिवाइंड कर देती है। मतलब हर बार जब मसल पर स्ट्रेन पड़ता है और बॉडी रिकवर करने लगती है, वो खुद को फिर से जीरो पर ले जाता है। 5 साल से वो पागलों की तरह मेहनत कर रहा है और प्रोग्रेस बिल्कुल शून्य। बीफ केक गहरी सांस लेकर कहता है कि वो उसे सही मेथड सिखाएगा, फिर कैजुअली पूछ बैठता है, लंबे बाल परेशानी नहीं देते? लोन कंधे उचकाकर जवाब देता है, काट भी दूं तो बहुत जल्दी वापस उगाते हैं। रिफेन चुप हो जाता है। उसके दिमाग में सवाल घूमता है, उस एयरहेड के सिर में आखिर चल क्या रहा है कि बाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं। वो बात बदल देता है, मेरे पास स्लेव ऑक्शन जाने लायक पैसे हैं। लोन बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ता है। नीलामी स्थल लोगों से भरा हुआ है। शोर, फुसफुसाहटें, लालच से चमकती आंखें। हर तरह के स्लेव्स वहां खड़े हैं, लेकिन एल्व्स सबसे कीमती माने जाते हैं। उनकी सुंदरता और लंबी उम्र के कारण, जो उनकी युवावस्था को दशकों तक थामे रखती है। एक स्लेयर एल्फ की कीमत 800 गोल्ड कॉइन्स तक पहुंचती है। एक सामान्य महिला एल्फ करीब 300 में, एक युवा लड़की लगभग 100 में और एक युवा पुरुष सिर्फ 30 में। ऑर्क्स की कीमत बहुत कम है। एक ऑर्क सोर्ड्समैन केवल 10 में, एक साधारण ऑर्क स्लेव 5 में। यहाँ तक कि एक शिशु भी 4 या 5 में बिक जाता है। वयस्क पुरुष एल्व्स की मांग लगभग न के बराबर है, उनकी हाई सुसाइड रेट के कारण। फिर भी कुल मिलाकर एल्व्स लोकप्रिय हैं। सुंदरता और दीर्घायु, ये दो चीजें लोगों को अंधा कर देती हैं। भीड़ में मजाक चलता है, जो मूर्ख बेबी एल्फ में इन्वेस्ट करे वो खुद बूढ़ा होकर मर जाएगा प्रॉफिट देखने से पहले। सेलिन समझाता है कि एल्फेनहाइम 300 साल पुरानी परंपरा वाला एल्फ स्पेशलाइज्ड ऑक्शन है। हार्ड हेड के मन में घृणा उमड़ती है। ऐसी जगह को एल्व्स का स्वर्ग कहना उसे चुभता है। प्रेटी बॉय स्वीकार करता है कि वो कभी एल्फ ऑक्शन में नहीं आया। वो सोचता है, शायद एल्व्स के साथ ऑर्क्स से बेहतर व्यवहार होता होगा। रिफेन धीमे स्वर में कहता है, फिर भी वे स्लेव्स हैं, क्या सच में खुश होंगे? वो तर्क देता है, शायद जंगली जंगल में भूख से मरने से तो बेहतर ही है। लेकिन हार्ड हेड जानता है, ये बस इंसानों की सोच है। डर हमेशा ताकत का अनुसरण करता है। उसके भीतर एक नई योजना आकार ले रही है। कोई डार्क एम्पायर नहीं, बल्कि ऐसा राष्ट्र जहां दूसरी दुनियाओं की जातियां स्वतंत्र होकर जी सकें। तभी नीलामी करता एल्फेनहाइम की प्राइज्ड स्लेयर्स को मंच पर लाता है। उनकी चमकती सुंदरता देख प्रिटी बॉय अनजाने में शर्मा जाता है। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता है, ये दरिंदा एक युवा लड़की को नीलामी घर क्यों लाया? रिफेन के भीतर घृणा उबल पड़ती है। वन की परियां, महान आत्मा की संतानें इस तरह वस्तु बनाकर प्रदर्शित की जा रही हैं। फिर भी वो गहरे रंग की एक स्लेयर मांगता है। दुकानदार उसकी अलग पसंद पर हल्की मुस्कान के साथ चिढ़ाता है। वो एल्व्स की सख्त डाइट और ट्रेनिंग को ऐसे बताने लगता है जैसे कोई खास सेल पिच दे रहा हो। रिफेन उसे बीच में ही रोक देता है। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है, मुझे सीधा उस एल्फ को दिखाओ। आखिरकार उसे नंबर 148 के पास ले जाया जाता है, एक स्लेयर कैंडिडेट जो अभी पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई है। उसे देखते ही रिफेन का दिल कस जाता है। उसके सामने जो चेहरा है वो थका हुआ है, टूटा हुआ है, घावों से भरा हुआ है। आंखों में जीवन की जगह बस खालीपन है। और तभी पुरानी यादें उसे घेर लेती हैं। कभी सिरस ने मेज रिफेन हार्ट को डांटा था जब उसने फायर प्लांट को सीड रॉक के साथ मिला दिया था और पूरा कमरा धमाके से उड़ गया था। बूढ़ा आर्च विजर्ड मुंह फुलाकर कह रहा था कि उसे लगा था वो कोई बड़ी खोज करने वाला है। सिरस झुंझलाकर बोली थी, कल भी यही किया था तुमने, और तब भी सब उड़ा दिया था। फिर भी जब वो उसके चेहरे से मिट्टी साफ कर रही थी, उसके मन में एक अजीब सा स्नेह उमड़ा था। उम्र में बड़ा होने के बावजूद वो उसे अजीब तरह से प्यारा लगा था। रिफेन ने उससे कहा था कि वो उसे सू लगाकर औपचारिकता से ना बुलाए, बस कैजुअली नाम ले, लेकिन उसने बिना वजह बताए मना कर दिया था। उसी समय बाहर अराजकता थी, हर तरफ आग लगी थी।
धुआं आसमान को ढक रहा था। किंग लेपेन 4 योद्धाओं के साथ गैलरी में पहुंचे। टिद अंतिम सम्मान देने आया था। राजा ने अथिल्का, मशेलन और सिरिस की ओर देखा। तुम लोग इतने उदास क्यों हो? यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी को मृत्यु के कगार पर देखा हो। पूरे महाद्वीप में मानव जाति ने 20 लाख सैनिकों की सेना इकट्ठा कर ली थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, डीमन किंग को हर कीमत पर गिराना। राजा मन ही मन सोचता है, इसके बाद क्या होगा? क्या सिर्फ इसलिए कि वे दूसरी जाति को स्वीकार नहीं कर सकते, राष्ट्र खुद को एक ही युद्ध में तबाह कर देंगे? टेड अपने स्वामी से भागने की विनती करता है, लेकिन लेपिन सिर हिला देता है। मैं यहीं रहूंगा, बाकी लोगों को भागने का मौका मिलना चाहिए। वो पाथ से क्षमा भी मांगता है। डिवाइन गारंटी होने के बावजूद अंत में उसने सब कुछ खो दिया। एक बौना उसे ऑरेकल कहता है। लेपिन कंधे उचका देता है। मेरे लिए दोनों एक ही हैं। संदेश में कहा गया था, एक एल्फ को अपने पास रखो, उस ऑर्क का अनुसरण करो जो मार्ग दिखाएगा, और जो व्यक्ति डायमंड की खाई पार करेगा, जो हॉक्रिल के स्तंभ को गिराने के लिए नियत है, वही भाग्य बदलेगा, वही मुक्ति लाएगा। तब आर्च विजर्ड सच में हैरान रह गया था जब बॉनो ने उसे सेवियर कहना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने उनका आधा सेंचुरी उड़ा दिया था। आज तक वो ये समझ नहीं पाया कि आखिर उन्होंने उसमें उद्धारक क्या देख लिया। पाथ के ब्लेसिंग्स के साथ मिशेलिन उम्मीद करता है कि वे फिर मिलेंगे। लेपिन हार्थ भी मन ही मन यही चाहता है। पास्ट में रिफेन ने अथिला और तैथ के जीवित रहने की कामना की थी। उसने सिरस से भी उनके साथ जाने को कहा था, लेकिन उसने शांत दृढ़ता से वादा किया कि वो उसका इंतजार करेगी। रिफेन ने उससे कहा था, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो किसी अच्छे इंसान को ढूंढ लेना, पर वो अडिग रही। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि आर्च विजर्ड का दिल पिघल गया। उसने उसे आखिरी बार गले लगाया था, शायद उम्मीद से ज्यादा कसकर। वर्तमान में लौटते हैं। दुकानदार हिचकिचाते हुए सिरिस को सामने लाता है। उसके चेहरे पर अपराध बोध है। वो कहता है, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, बिना शिक्षा के 3 बार लौटाई गई। वो कुशल है, पर स्वभाव खराब है। उसे इन्फीरियर का टैग दिया गया था और दूसरे एल्व्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां उसे जीवित चीजों को काटना सिखाया जाता था। फिर भी ऑक्शनियर उस भारी भरकम आदमी की ओर देखता है। दिलचस्पी है, उसकी अजीब पसंद देखकर वो कीमत बढ़ाकर 300 गोल्ड कॉइन्स बता देता है। प्रिटी बॉय हैरानी से पूछता है, इतनी सस्ती क्यों? बूढ़ा वही रट दोहराता है, इन्फीरियर प्रोडक्ट है। जब सिरिस अपने नए मालिक के सामने खड़ी होती है, रिफेन बस उसके घावों को देखता रह जाता है। हर निशान जैसे चिल्लाकर कह रहा हो, ये दर्द सिर्फ बदन का नहीं था। दुकानदार एक प्रीस्ट बुलाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन रिफेन सैलॉन को ही हीलिंग करने को कहता है। वो अपना कोट उतारकर सिरिस के कंधों पर रख देता है, जैसे सच में उसे ठंड लग रही हो। फिर वो धीमे स्वर में पूछता है, क्या मैं तुम्हें सिरिस कह सकता हूँ? वो सपाट आवाज में जवाब देती है, हाँ। रिफेन हल्की मुस्कान के साथ उसका पूरा नाम रखता है, सिरियस वैलेंसिया। वो तुरंत विरोध करती है, एक स्लेव को सरनेम की जरूरत नहीं होती। क्या ये आपका नाम है? रिफेन शांत स्वर में कहता है, नहीं, ये अब तुम्हारा है, इसे अपने नाम की तरह लेकर चलो। फिर वो अपना परिचय देता है, मैं रिफेन हार्ट हूँ। प्रिटी बॉय साइलेंट की ओर इशारा करता है, और ये फाइनेंस का प्रीस्ट है। कुछ देर बाद एक गुस्सैल कस्टमर दुकान में घुसता है। वो चिल्लाता है, नंबर 148 1 घंटे पहले कैसे बिक गया? तारिक को शक होता है कि बैरे को उसकी योजना का पता चल गया था। दुकानदार पसीना पोंछते हुए कहता है कि एक अनजान युवा आदमी ने तुरंत कैश देकर उसे खरीद लिया। वो बल्कि ठग हैरान रह जाता है, कोई स्लेयर के लिए इतनी रकम लेकर ऐसे कैसे घूम सकता है? बूढ़ा अंत में जोड़ता है, उसने उस तथाकथित इन्फीरियर प्रोडक्ट को उम्मीद से ज्यादा कीमत पर बेच दिया। जोर देकर पूछने पर वो बताता है, खरीदार एक हट्टा कट्टा भारी शरीर वाला आदमी था, ऐसा चेहरा जिसे पहचानना मुश्किल नहीं होगा। उधर रिफेन सिरिस के लिए कपड़े चुन रहा है। वो एक पोशाक निकालता है जो उस पर खूब जचती है। आगे और भी खरीदेंगे, वो सहजता से कहता है। तुम्हें भूख लगी है? सिरिस सपाट स्वर में जवाब देती है, मैं वही करूंगी जो मेरे मालिक की इच्छा होगी। रिफेन तुरंत कहता है, मुझे मालिक मत समझो। वो उलझ कर पूछती है, तो क्या आप मुझे वापस लौटा देंगे? वो समझ ही नहीं पा रही, ये आदमी है कौन जो उसे अपना कोट उड़ा देता है, अच्छे कपड़े दिलाता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो कोई साधारण लड़की हो। रिफेन धीरे से कहता है, मुझे रास्ते का साथी समझो, मालिक नहीं, और नाम से बुलाओ। सिरस मन ही मन सोचती है, ये कोई अजीब रोल प्ले है, शायद कोई विकृत एडवेंचरर खुद को हीरो समझ रहा है। आखिरकार वो उसे सर रिफेन हार्ट कहकर बुलाने लगती है। फिर भी उसके मन में यही बैठा है, सारे इंसान एक जैसे होते हैं। बाद में जब सिरस भूखे जानवर की तरह खाना खाती है, रगिड गाय बताता है कि रेडांटीज ग्रेस जेपलिन का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है।
देवी रेडांटे धरती और फसल की देवी हैं। यहाँ भोजन परोसना भी पूजा माना जाता है। प्रिटी बॉय कहता है, अगर पूजा है तो खाना मुफ्त होना चाहिए। रिफेन पलटकर कहता है, फाइनैन का धर्म भी तो सौंदर्य से प्रॉफिट कमाता है। फादर सैलॉन हल्की मुस्कान से मान लेता है। आखिर वो सौंदर्य और प्रेम की देवी है और उसके प्रीस्ट्स भी खूब गोल्ड लेते हैं। बहस यहीं खत्म हो जाती है। रिफेन चुपचाप सिरिस को खाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, पर आंखों में दर्द भी है। ये वही जगह है जहां वो कभी उसे उनकी पहली मुलाकात की वर्षगांठ पर लाया था। तब वो उसका रक्षक था, आज वो सिर्फ उसका खरीदार है। दिन और रात जितना अंतर। वो सोचता है, क्या भाग्य ने उन्हें बहुत जल्दी फिर मिला दिया? फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन वो उसकी बात समझेगी। फिलहाल यही उम्मीद काफी है। हथियारों की दुकान में सिरिस एक रेपियर उठा लेती है। रिफेन अनायास कह देता है, तुम तो सिमिटार इस्तेमाल करती थी। सिरिस की आंखों में खतरनाक चमक उभरती है। उसे कैसे पता? प्रिटी बॉय तुरंत बीच में कूद पड़ता है। असली योद्धा किसी के हाथ देखकर उसकी शैली पहचान लेते हैं। सेलिन मायूस होकर कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे वो माइथिल हथियार मिलेगा जिसकी उसे चाह थी। रिफेन उसे टोकता है, प्रीस्ट को तलवार की जरूरत नहीं। तभी कुछ संदिग्ध लोग रिफेन के पास आते हैं। उनमें से एक कहता है, एक नोबल उस एल्फ को चाहता है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी दिखाता है। रिफेन सपाट स्वर में कहता है, मुझे दिलचस्पी नहीं है। वे लोग समझ जाते हैं वो उससे ज्यादा जुड़ चुका है। वे चुपचाप लौट जाते हैं। सेल को वे बस अजीब लगते हैं। एक मकान के अंदर ट्रिक गुस्से से तमतमाया हुआ रोमाड पर बरस रहा है। खाली हाथ क्यों लौटे? कम से कम उसे पीट कर कुछ कॉइन्स तो निकाल सकते थे। रोमाड गहरी सांस लेकर समझाता है, वो लड़का किसी भी हालत में मानने वाला नहीं था और वहां बहुत लोग मौजूद थे। सबके सामने कुछ करना कॉमन एथिक्स के खिलाफ होता। फिर उसकी आवाज अचानक ठंडी और खतरनाक हो जाती है। सही वक्त आने दो, हम स्लेयर का अपहरण करेंगे, उसकी फेक मौत का नाटक करेंगे और फिर उसे दोगुनी कीमत पर बेच देंगे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हवा भी जैसे रुक गई हो। दूर कहीं आने वाले तूफान की आहट महसूस हो रही है। वैसे भी वो सस्ती बिकी थी तो प्लान भी ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। ट्रिक के चेहरे पर धीरे धीरे संतोष भरी मुस्कान आ जाती है। अच्छा है, सर लैंटिस को भी साथ ले लेना, आजकल वैसे भी खाली बैठा है। उधर दूसरी तरफ रिफेन अपने पास अलग रखे 2000 गोल्ड कॉइन्स को ध्यान से गिन रहा है। उसे हैरानी होती है कि अब भी काफी बचा हुआ है। ये रकम उसके साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने के लिए तो काफी नहीं, लेकिन इसे यूं ही साथ लेकर घूमने से बेहतर है कि सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। अचानक उसे कुछ याद आता है। कृषि राष्ट्र क्रोआंट्स और उसका पड़ोसी दोनों जल्द ही भयानक अकाल का सामना करने वाले हैं। रोडांटी की जमीन इतनी उपजाऊ है कि वहां हर साल भरपूर फसल होती है। लोगों ने कभी अकाल की तैयारी करना सीखा ही नहीं। अगले वसंत में हालत इतनी खराब हो जाएगी कि भूख से पागल लोग अपने ही बच्चों तक को खाने लगेंगे। ये सोचकर रिफेन के भीतर एक सिहरन दौड़ जाती है। उसका व्यापारी मन साफ कहता है, अभी अनाज में निवेश करना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। वो रोलेन, कैरन और ताओबान के बारे में सोचता है। रोलेन का नाम आते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। पिछले जीवन में उनके विकृत नेता ने सिरस के साथ जो किया था वो कभी नहीं भूलेगा। वो विकल्प तुरंत खारिज। अब बचता है ताओबान, महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा यूनियन, अनाज के व्यापार में माहिर और रोल्फेन का सीधा प्रतिद्वंद्वी। उधर ताओबान का नेता सेओल्ट ताओबान बेहद गुस्से में है। उसे खबर मिली है कि रोलेन आधी कीमत पर गेहूं और जौ मार्केट में उतार रहा है। ये पागलपन है और पूरी तरह अनएथिकल भी। वो मेज पर मुट्ठी मारता है। उसे डर है कि उनके पुराने व्यापारिक साझेदार हाथ से निकल जाएंगे। तभी उसका सहायक झुककर कहता है, सर, एक व्यक्ति अनाज में निवेश करना चाहता है। नेता हल्की हंसी हंसता है, छोटी रकम होगी। ऐसे इन्वेस्टर्स सिर्फ सिरदर्द देते हैं। लेकिन अगले ही पल वो 1500 गोल्ड कॉइन्स लगाने को तैयार है। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। अब मामला दिलचस्प हो चुका था। रीफेन के साथ बैठकर वो बात करता है। रीफेन कहता है कि डील अगले स्प्रिंग में जौ की फसल के वक्त क्रोवेन के किंगडम में होगी। सियोल सिर हिलाते हुए कहता है, वहां अनाज बेचना ऐसा है जैसे ओर्क्स को साबुन बेचो, ये कभी नहीं चलेगा। रीफेन जिद करता है कि अगर फेल हुआ तो रिस्क उसका, लेकिन अगर सक्सीड हुआ तो सियोल्ट को भी फायदा होगा। फिर भी लीडर इस डूबती हुई इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने से साफ मना कर देता है और कहता है, पहले सोचो। ये ब्रूट धमकी देता है कि वो अपना बिजनेस किसी और यूनियन को दे देगा और बस वो ट्रेटर झुक जाता है। हालांकि वो बुड़बुड़ाता है कि यूनियन पहले से ही मुश्किल में है, फिर भी कहता है कि इन मुश्किल वक्तों से निकलकर आगे बढ़ना है और रीफेन से कहता है कि कोई सेफ इन्वेस्टमेंट चुनो। लेकिन उसे याद है ये जिद्दी खच्चर पिछले जन्म में भी इतना ही हेडस्ट्रॉन्ग था। तो जाहिर है ये आयरन फिस्ट साफ कहता है, पैसा मेरा है, फैसला मेरा है।
वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है, लेकिन पहले सियोल्ड को वार्निंग देता है, एक भी सिक्का ऊपर से मत उड़ाना। फिर रीफिन बताता है कि ताओबान ट्रेड यूनियन की एक ब्रांच उत्तर में ग्रेम किंगडम में है। वो पूछता है कि क्या डिलेलिया की मेज टावर के पास कोई ब्रांच है, लेकिन रीफिन समझाता है कि रॉन को ब्रांच तक पहुंचने के लिए डिलेलिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तभी रीफिन थोड़े दबे स्वर में पूछता है कि क्या वहां किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है। जाहिर है वो इस मौके का इस्तेमाल रिफिन हार्ट की खबर लेने के लिए करना चाहता है। इधर साइलॉन देख रही है सिरिस को। वो अपने हथियार से ऐसे मूव्स कर रही है जैसे किसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रही हो। सिरी को याद आता है उसकी माँ की बातें कि हाई एल्व्स कभी जंगल के रक्षक थे। वर्ल्ड ट्री एल्फेनहाइम की छांव में हमेशा खुशी से रहते थे। हर जानवर उनका दोस्त था। पेड़ों के फल कभी खत्म नहीं होते थे जब तक इंसानों ने उन्हें तबाही की तरफ धकेल नहीं दिया। उसकी माँ को यकीन था कि इलेलिया एक दिन उन्हें वापस उस पैराडाइस में ले जाएगी, और उस महान फेरी की वंशज होने के नाते वो चाहती थी कि सिरिस अपना गर्व कभी न भूले। बाद में किसी और बूढ़ी एल्फ ने उससे कहा था कि उसे किसी अच्छी जगह बेचा जाएगा क्योंकि वो खूबसूरत है, इसीलिए वफादार और शालीन रहना सीखो, एक प्रॉपर एल्फ की तरह। इसके बजाय सिरिस को मार पड़ी, भूखा रखा गया और एक प्योर ब्लडेड हाई एल्फ होने के लिए मजाक उड़ाया गया। उसकी विरासत को जैसे अभिशाप की तरह ट्रीट किया गया। जिसने उसे बचाया वो काइंडनेस नहीं थी, कंफर्ट नहीं था, वो थी तलवार। उसे याद है हर बड़े के हाथ में एक होती थी, लड़ना और इज्जत के साथ मरना, और उस तलवार के जरिए ही उसे अपने माँ बाप के गर्वीले चेहरे याद आते। वो यादें धुंधली होती जा रही हैं, लेकिन एक बात अभी भी उसके दिल के किसी कोने में दहकती है, उसकी माँ के वो शब्द कि हमारी प्यारी बेटी अपना गर्व कभी नहीं भूलेगी। बाद में सैलॉन सिरिस के कूल मूव्स देखकर दंग रह जाती है, लेकिन जब सिरिस कहती है कि वो बस अपनी बेस्ट करती है तो सैलॉन झल्लाकर बोलती है कि रीफेन ने भी यही ब्लैंड जवाब दिया था। क्या सभी मार्शल आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं? वो खुद एक मूव दिखाती है, तभी कुछ संदिग्ध लोग बीच में आ टपकते हैं और रोमार्ड चालाकी से कहता है कि वो उस एल्फ लड़की को उसके असली मालिक के पास ले जाने आए हैं। वो शेडी फ्रीक सीरी को उसके रियल ओनर के पास ले जाने की जिद करता है। फादर साइलॉन पूछता है ये लोग कौन है? रोमार्ड चेतावनी देता है कि कोई मदद करने नहीं आएगा, उन्होंने पहले से सब प्लान कर लिया है। प्रिटी फेस प्रोटेस्ट करती है, बेचेंगे नहीं तो ये वायलेंस क्यों? तभी एक गुंडा साइलॉन पर झपटता है, उसे कष्टप्रद बच्चा कहते हुए। सीरी ठीक वक्त पर अटैक रोक लेती है और लड़ाई में कूद पड़ती है, बाकी सबको साफ कर देती है। रोमार्ड सन रह जाता है, उसकी समझ नहीं आता कि एक एल्फ स्लेव इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। फिर प्रिटी फेस फाइनेंस को हुक्म देती है कि इन बेअदबों को आयरन मेज से ठोको। अचानक वो स्लेयर एल्फ साइलॉन को रोमार्ड के वार से बचा लेती है। रोमार्ड तंज कसता है कि एक यंग पिलग्रिम के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। साइलॉन गुस्से से तमतमा उठता है, लेकिन सिरिस आगे बढ़ती है और कहती है इसे मैं हैंडल करूंगी। रोम टोलकाटा को कॉल करता है, उस ओर्क ब्रूजर को, और कहता है कि अब वक्त आ गया काम का। ओर्क सिरिस से माफी मांगता है, कहता है कुछ पर्सनल नहीं है, बस यही तेरा फेट है, मान ले। टोलकाटा मानता है कि उसकी स्किल्स उन इंसानों से कहीं बेहतर है जिन्हें वो आमतौर पर कुचलता है। रोमार्ड वो शेडी फ्रीक उसे वार्निंग देता है कि उसे चोट मत लगाना, तो ओर्क ब्रूजर पकड़ने की कोशिश करता है। सिरी उसके भारी वारों से बचने की जद्दोजहद करती है और पछताती है कि अपनी सिमिटार कमरे में छोड़ आई। रोमार्ड चिल्लाता है कि ओर्क एक अकेली एल्फ लड़की को भी नहीं पकड़ सकता, जबकि टोलकाटा बड़बड़ाता है कि आज रात का खाना गया। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो फिर दौड़ता है, लेकिन सिरी सीधे उससे टकराती है और उसे पीछे धकेल देती है। जब वो डॉजिंग बंद कर देती है तो ओर्क घबरा जाता है कि कहीं वो घायल ना हो जाए, और यही आयरनी है, यही घबराहट उसे परफेक्ट ओपनिंग दे देती है। टोलकाटा हॉरर में सोचता है कि उसने उसे लगभग मार ही दिया था, ये जाने बिना कि सिरी ने शुरू से उसके कंट्रोल पर भरोसा किया था। तभी फादर साइलॉन पूछता है कि क्या स्लेयर एल्फ उड़ते हुए दरजानों से बच सकती है। उसे याद है एक बार किया था, तो वो उसकी बात मान लेता है और अपना मैजिक तैयार करता है। रोमार्ड जो अब पूरी तरह से भड़का हुआ है, साइलॉन की तरफ ब्लेड फेंकता है। सिरी उसे एक झटके में डिफ्लेक्ट कर देती है और प्रीस्ट को अपनी प्रेयर पूरी करने का वक्त मिल जाता है। वो पूरे जोश के साथ उस कमीने को पीट देता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और कैसलिन भागते हुए एक्सप्लेन करता है कि डिवाइन पावर सिर्फ डीमंस और अनडेड पर काम करती है, लेकिन कम से कम इससे भागने का वक्त मिल गया। सिरी सुनने की जहमत नहीं उठाती, वो उसे शॉपिंग बैग की तरह उठाती है और खिड़की से छलांग लगा देती है। वो शेडी फ्रीक टकाडा को पीछे भेजता है। तभी सर लैंटिस की नजर पड़ती है उस क्लाउन पर जो अभी भी एक एल्फ लड़की को पकड़ने में फेल हो रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि रोमार्ड ओर्क की मदद के बाद भी ये नहीं कर पाया। एक सो कॉल्ड एल्फ स्लेयर को एक वेटरन ओर्क के सामने टिके देखकर उसे मजा आता है।
बूढ़ा आदमी तय करता है कि अब उसकी बारी है। एक ही छलांग में ऊपर उड़ जाता है। रोमार्ड उस हाइट को देखकर दंग रह जाता है और समझ जाता है ये ऑरा यूजर है। ये गीजर खुद इस चीज को हाइड एंड सीक में बदलने के लिए ईगर दिखता है। दूसरी तरफ फादर साइलॉन वापस जाकर अपना सामान लाना चाहता है। सिरी पॉइंट आउट करती है कि थग्स वहां वेट कर रहे होंगे। साइलॉन जिद करता है कि एक दो को तो हैंडल कर सकते हैं, एक अकेले डैगर के साथ भागने से तो यही बेहतर है। जाहिर है स्लेयर एल्फ उसे बस एक क्लूलेस बच्चा समझती है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अचानक एक ठग अंदर आता है और सिरी की किक सीधे उसके मुंह पर। प्रिटी बॉय भागते हुए चिल्लाता है कि सामान उठाओ और भागो, बदलने का वक्त नहीं है। जाने से पहले वो एक प्रेयर से उनके निशान मिटा देता है, ये जाने बिना कि कहीं बड़ी मुसीबत पास आ रही है। सर लैंटिस एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन है जिसने स्वॉर्ड्समैनशिप की ग्रेट स्टेज को छू लिया है और अपना ऑरा जगा लिया है। वो पहले ही भाप चुका है कि वो उस कमरे में छुपने का प्लान कर रहे हैं। ऑरा के साथ वो 30 मीटर के अंदर हर जीवित चीज को ऐसे ट्रैक कर सकता है जैसे सीधे देख रहा हो। लेकिन सर लैंटिस को उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चा किसी हाई रैंकिंग क्लेरिक की तरह अपनी प्रेजेंस मिटा देगा। कमरा खाली देखकर वो मान लेता है ये लोग भाग गए। जब रोमार्ड वो शेडी फ्रीक पूछता है कि क्या उसने उन्हें जाने दिया, तो बूढ़ा शार्पली जवाब देता है, हाउंड्स छोड़ो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इधर सिरी सुझाती है कि स्ट्रीट्स की तरफ जाएं। साइलॉन उसे समझाता है बेवकूफ़ी मत करो, अगर लोगों को पता चला कि ये भागे हुए स्लेव्स हैं तो सब उनके पीछे पड़ जाएंगे। अब उसे समझ आता है कि पिलग्रिम्स इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। होली ऑर्डर में तो सब आसान था, फिर भी वापस जाने का ख्याल उसे डरा देता है। इस कमज़ोर शरीर के साथ नहीं और उस औरत के साथ नहीं जो उसे फिर से पकड़ने की फिराक में है। उसे रीफन की याद पहले से ज़्यादा आती है। साइलॉन बेताबी से फेट के उस क्रॉस रोड्स पर दुआ मांगती है। इस दुनिया में अनगिनत मर्दों और औरतों के बीच जब दो मिलते हैं तो बाहर से लगता है संयोग है, लेकिन सच में अगर फिलिन का आशीर्वाद हो तो वो नियति है। पहले तो फादर सिल को अजीब लगता है, एक सीक्रेट स्पेल जो कपल्स को जोड़ने के लिए बनी थी उसे इस तरह इस्तेमाल करना। फिर प्रिटी फेस सिरिस की तारीफ करता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। वो मानता है कि उसे एक और स्लेयर एल्फ पता है, रील सिया, लेकिन सिरिस उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बदले में सिरिस नोटिस करती है कि साइलॉन अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग क्लरिक की तरह बिहेव कर रहा है। प्रिटी बॉय हैरान है कि स्लेयर एल्फ से बात करना किसी इंसान से बात करने जैसा लगता है। सोचता है शायद ये कोई रेयर केस है। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तभी एहसास होता है कि एक अजीब बूढ़ा आदमी उनका पीछा करता रहा है। सर लैंटिस बच्चों का शुक्रिया अदा करता है इस वर्कआउट के लिए। वो वार्निंग देता है भागना मत, क्योंकि भागने से पीठ एक्सपोज होती है। स्लेयर एल्फ अपना फैसला कर लेती है, सामने के दुश्मन को काटो और आज़ाद हो जाओ। वो सीधे उस पर टूट पड़ती है और बूढ़ा आदमी फौरन भांप लेता है कि ये कोई रुकी नहीं है, इसने अपनी तलवार में सच्ची मेहनत झोंकी है। एक स्लेव के लिए असाधारण बात। सिरी उस क्लैश से हिल जाती है। समझ आता है कि ये कोई आम ठग नहीं बल्कि नाइट कैलिबर का स्वॉर्ड्समैन है। सैलॉन सोचता है कि इतना पावरफुल इंसान इस झमेले में क्यों फंसा है। फिर वो जल्दी से स्लेयर एल्फ की तलवार पर ब्लेसिंग्स की प्रेयर करता है। जायंट्स की ताकत, बाज की आंख, बैर जैसी टांगे दुश्मन को गिराने के लिए। लैंटिस हालांकि हिल जाता है, ये बच्चा बिशप जैसे हाई रैंकिंग स्पेल्स कास्ट कर रहा है। सैलॉन चिल्लाता है कि वो विसिलेई किंगडम के दक्षिण में एक नोटेबल फिगर था। स्लेयर को उकसाता है कि इस बूढ़े को पीट दो। लैंटिस हैरान है, अब सिरिस एक क्लेरिक के साथ लड़ रही है और वो मुश्किल से पहचान में आ रही है। तभी सिरिस जैसे ही लंच करती है, उसकी तलवार अचानक 2 टुकड़ों में टूट जाती है। वो स्तब्ध रह जाती है। बूढ़ा हंसता है। उसका स्पिरिट इसीलिए ऊंचा था क्योंकि वो उसे एंटरटेन कर रहा था। फादर साइलॉन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आखिरकार उसे ऑरा का एहसास होता है। लैंटिस एक ऑरा यूजर है। प्रीस्ट ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस लेवल का इंसान एक एल्फ स्लेव के पीछे अपनी पावर बर्बाद करेगा, जैसे चूल्हा जलाने के लिए ड्रैगन हायर किया हो। रोमार तभी आता पकता है जब लैंटिस उन्हें कॉर्नर कर लेता है और उसी वक्त फादर साइलॉन उसे पहचान लेता है। उसके मुंह से निकलता है लैंटिस वॉन एल्पिनाड, टेकन किंगडम का मशहूर नाइट। बूढ़ा हैरान है कि इस बच्चे को उसका नाम पता है। नोबिलिटी का वंशज लैंटिस ने अपने लेट 30s में ऑरा जगाया था और अपनी मार्शल प्रावेस से पूरे रेल्म को चौंका दिया था। एक नए ऑरा यूजर के जन्म का जश्न मनाया गया, लेकिन उस शोहरत के पीछे एक गंदा राज छुपा था। एल्फ स्लेव्स के लिए एक घिनौना फेटिश जो बेकाबू होता गया और रॉयल सिटी और नोबिलिटी तक को दागदार कर गया, जिसे कभी हीरो कहा जाता था। सर लैंटिस अब टेकन किंगडम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कलंक है। साइलन फट पड़ता है। उस बूढ़े को मॉन्स्टर कहता है जो इतने सालों से चट्टान की प्रिंसिपैलिटी में छुपा बैठा था। वो चिल्लाता है कि लोग फुसफुसाते थे, रात को अगर कोई औरत अकेले घूमे तो लैंटिस आएगा। सिरी को यकीन नहीं होता
कि एक ऑरा यूजर इतनी गंदगी तक गिर सकता है। लैंटिस इसे हल्के में उड़ाता है, कहता है बस अपनी सैलरी पर गुजारा कर रहा है। मानता है कि टेकन किंगडम में अनगिनत को मारकर यहां भागा। रमाड आर्ग्यू करता है कि लैंटिस की बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऑरा यूजर का साथ होना बहुत बड़ा पर्क है। रैले के नजरिए से यही परफेक्ट है। वो शैतान गंदा काम करता है, आज़ादी से जीता है और पैसे भी मिलते हैं। ऑरा यूजर को ट्रम्प कार्ड बनाकर रैले ट्रेड यूनियन पिछले 10 सालों में छटान की प्रिंसिपैलिटी की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब वो प्रिटी बॉय की पावर को सील करने के लिए मूव करता है। जानता है कि एक हाई रैंकिंग क्लेरिक को खुलकर बोलने देना खतरनाक है। वो साइलन पर हमला करता है और रॉड वार्निंग देता है, एल्फ को नुकसान मत पहुंचाना वरना ट्रिक नाराज होगा। बूढ़ा कंधे उचकाता है, कहता है कि एक क्लेरिक को साथ खींच लाएंगे हील करने के लिए, और जो अच्छा दिखता है उसे भी साथ ले जाएंगे। रमाड बड़बड़ाता है कि ये फेटिश गीजर कितना क्रीपी है, जबकि सिलिन चिल्लाता है कि वो मर्द है। बाद में लैंटिस बस स्मक करता है, कहता है नॉवल एक्सपीरियंस होगा और प्रॉमिस करता है कि छोटे की अच्छे से देखभाल करेगा। प्रेटी फेस भड़क जाता है, रमाड को वार्निंग देता है कि उस पर हाथ भी मत लगाना, और फिर सबके होश उड़ जाते हैं। साइलन खड़ा हो जाता है, टेंडेंस कटे हुए, दुनिया का सबसे खूबसूरत नाजुक ज़ॉम्बी की तरह। वो क्रीपर गुर्राता है कि तो उसके हाथ पांव काट देंगे, लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाए एक एक्सप्लोजन पूरी जगह को हिला देता है। धुएं के बीच से एक फ्यूरियस आवाज गरजती है। रीफ और हार्थ सिरिस पर हाथ डालने की हिम्मत करने पर उन्हें कोसते हुए राइफ के अचानक आने से पूरा कमरा जम जाता है। सर लैंटिस भी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, भांप लेता है कि ये रफ लुकिंग ब्रूट कोई आम लड़का नहीं है। बूढ़े को उससे एक भारी ऑरा निकलता महसूस होता है। जब पूछा जाता है तो रॉड, वो शेडी फ्रीक, मुंह बनाता है, कहता है ये बस वो रैंडम किड है जिसने एल्फ स्लेव खरीदी थी। लैंटिस को यकीन नहीं होता, उसकी इंस्टिंक्ट्स चीख रही हैं खतरा, और फिर भी ये क्लाउन राइफन को रैंडम किड बुला रहा है। अगर वो एक ऑरा यूजर होते हुए भी इस आदमी का किल लेवल नहीं पढ़ पा रहा तो राइफन हार्ट भी एक होगा। वो उस टेंशन को इग्नोर करता है और बस फादर साइलन का शुक्रिया अदा करता है। सिरिस की हिफाजत करने के लिए वो क्रीपर उस बोल्ड चेहरे को ध्यान से देखता है, अंदाजा लगाता है कि लेट 30s में होगा। मानता है कि एजेस से इतने स्ट्रांग किसी से सामना नहीं हुआ। राइफन पलट कर जवाब देता है, उस परवर्टेड बूढ़े गीजर से कहता है कि नोबल नाइट का दिखावा बंद करे, वो कुछ नहीं बस गंदगी है। फिर वो ब्रूट झपटता है और वो क्लैश सबकी रूह हिला देता है। फिर आयरन फिस्ट अपने पंचेस के साथ बैरल की तरह घुस जाता है, पूरी लड़ाई को केओस में बदल देता है। रमाड, वो शेडी आदमी, घबरा जाता है, अपने आदमियों को वार्निंग देता है कि अगर इस तूफान में फंसे तो मर जाएंगे। जब रीफिन उस क्रीपर को बिजी रखता है तो सिरी धीरे से हीलर से पूछती है कि क्या उसका मास्टर सच में ऑरा यूजर है। साइलन बस एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, पहले ही बता चुका हूं। लैंटिस फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है, ये किसी ऐसे इंसान की स्किल नहीं जिसने अभी अभी ऑरा जगाया हो। अचानक वो क्रीपर अगले वार के लिए हवा में छलांग लगाता है। राइफन को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन वो बोल्डर बुलेट पंच से पलटवार करता है और बूढ़े गीजर को मानना पड़ता है कि ये बंदा ऑरा में बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है। अब उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये टीन्स में ऑरा जगाया था या फिर ये एक्चुअली 40 से ऊपर है और बेबी फेस के पीछे छुपा है। दोनों आंसर्स का कोई सेंस नहीं, और यही उस क्रीपर को और ज्यादा पिस करता है। तो वो तलवार से हमला करता है। वो ब्रूट एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो धधकता है, सोचता है कि ये परवर्टेड नाइट इतना स्ट्रांग क्यों है और तलवार इतने प्रिसिशन से चलाता है। खासकर सिरिस को गंदे हाथ डालने के बाद वो बोल्डर उस क्रीप को जमीन पर पटकने पर पूरी तरह आमादा है। वो उसकी स्मग लाइन को एक झटके में ब्रश ऑफ कर देता है कि मार्शल आर्ट्स कैरेक्टर बनाती है। लड़ाई तेज होती जाती है और लैंटिस लगभग चौंक जाता है जब ब्रूट उसकी तलवार को नंगे हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। इम्प्रेस्ड होकर वो क्रीपर पूछता है, क्या तुम मार्शल किंग जरार्ड के शागिर्द हो? राइफन जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाता। फिर लैंटिस मांगता है, इतना स्ट्रांग होकर भी एक मामूली स्लेव की इतनी परवाह क्यों? और बस यही सुनकर राइफ का गुस्सा फट पड़ता है। वो दहाड़ता है, स्लेव्स की भी भावनाएं होती हैं, अपनी विल होती है। वो पूछता है कि क्या इस गीजर ने कभी किसी से बात की, कभी सोचा कि वो इंस्लेव्ड क्यों है? लड़ाई जारी रहती है और ये क्रीपर इन बातों से बौरा जाता है। उसे बकवास लगती है। उसके लिए और राइफ की पास्ट लाइफ में सबके लिए नॉन ह्यूमंस हमेशा इन्फीरियर थे। एक अटल विश्वास जो इंसानियत की गहराइयों में दफन है। वो दूसरी दुनिया की रेसेस को हंसते, रोते और इंसानों जैसी जिंदगी जीते देखते हैं, फिर भी मानने से इनकार करते हैं कि उनके अंदर भी इमोशंस हैं।
वो ब्रूट पॉइंट आउट करता है कि दूसरी रेसेस भी इंसानों जैसी ही हंसती रोती हैं, तो फिर उन्हें चेन्स में जकड़ने लायक कम कैसे हैं? स्लेयर एल्फ कहती है कि वो क्रीपर पलट कर थूकता है। यही तो नेचुरल है। राइफन झल्ला कर पूछता है, ग्रेट फेरीज के वंशज चेन्स में क्यों पैदा होते हैं? वो याद दिलाता है कि अगर इंसान टॉप पर नहीं होते तो उतनी ही आसानी से वो खुद एनस्लेव्ड हो सकते थे। वो हॉट हेड उसे पीटता रहता है, थूकता है कि इंसानों ने ऑक्स को गुलाम बनाया, फिर डॉव्स को, फिर एल्व्स को, और हर बार जश्न मनाया जैसे कोई ग्लोरी हो। अगर दूसरों की स्लेवरी को जस्टिफाई करते हो तो अपने लिए भी उसे इनवाइट कर रहे हो। वो नाइट हिल जाता है, हॉरिफाइड कि राइफन एल्व्स को इंसानों के बराबर कहने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन वो डूट दहाड़ता है कि सिरिस कोई स्लेव नहीं है और उस परवर्टेड बूढ़े क्रीप पर झपटता है जो मुश्किल से बच पाता है। वो रैंट्स करता है कि पूरा कॉन्टिनेंट चेन्स पर चलता है। कमज़ोर इंसान खुद हाफ स्लेव्स की तरह सर्फडम में जी रहे हैं। बुरी आइडियोलॉजीज हमेशा वापस आकर काटती हैं, लेकिन बेवकूफ़ों को अभी तक दिखता नहीं। वो नाइट का चेहरा ज़मीन में घुसा देता है, गुर्राता है कि अगर ये चेन्स बनी रहीं तो एक दिन सब उनके डर में जिएंगे। आंखों में आग लिए वो ब्रूट गरजता है, चाहे कुछ भी हो, चीज़ें बदलनी चाहिए। लैंटिस कांप जाता है जब राइफन उसके पेट में मुक्का मारता है। उस क्रीपर को खून उगलवाता है, फिर उसे साफ दीवार के पार उड़ा देता है। वो कसम खाता है कि कोई भी सिरिस को या किसी को भी स्लेव नहीं कहेगा। सिरी बस ताकती रह जाती है, मुंह खुला, सोचती है ये बंदा हीरो है या पूरी तरह पागल। राइफन का वो फ्लैशबैक जब उसने चिल्लाया था कि स्लेयर एल्फ कोई स्लेव नहीं है, सिरी को याद आता है। उसे याद है उसने सोचा था ये ल्यूनेटिक बस कोई क्रेजी बास्टर्ड है। उसकी सारी रैंड्स, स्लेव से इंसानों की तरह बात करो, पूछो कि वो इंस्लेव्ड क्यों है। उसकी वार्निंग कि इंसान भी चेन्स में आ सकते हैं, वो प्योर रोल प्ले नॉनसेंस लगी थी। उसने तो ये भी सोचा था कि शायद ये बस एक और होपलेस पर्वट है। लेकिन जब उसने ग्रेट फेरीज के वंशजों का जिक्र किया, स्लेव्स की तरह पैदा हुए, तो वो अपने खुद के ब्लड लाइन को याद किए बिना नहीं रह सकी। इधर मलबे के नीचे सर लैंटिस उस ब्रूट से गिड़गिड़ाकर बचाने की भीख मांगता है। राइफन मुंह बनाता है, पूछता है कि वो उस क्रीपर को बचाने की तकलीफ क्यों करे। वो परवर्टेड नाइट अपनी तलवार पर कसम खाता है कि वो रिपेंट करेगा, बाकी जिंदगी अच्छे कामों में लगाएगा। चेहरा डेडली सीरियस है, लेकिन राइफन को जरा भी यकीन नहीं आता। वो थूकता है, कहता है कि उसे सर होली ऑर्डर से नफरत है, जहां कमीने हर तरह का पाप करते हैं और फिर टेंपल में जाकर सब साफ कर लेते हैं। ब्रूट कहता है अगर ये क्रीप सच में रिपेंट करना चाहता है तो सर टेंपल में अपनी गंदगी धोने भागने से पहले खुद को सरेंडर करे। लैंटिस प्रॉमिस करता है कि वो खुद को सरेंडर करेगा, कहता है कि वो राइफ के हाथ और नहीं गंदे करेगा। दो डूड पलट कर कहता है उसके हाथ पहले से ही गंदे खून से सने हैं। फिर भी वो उस क्रीप पर अभी के लिए भरोसा करना चूज करता है। फिर कहता है अगर ये परवर्टेड नाइट सच में रिपेंट चाहता है तो माने कि वो मौत का हकदार है और अपने गुनाहों की कीमत चुकाए। सिरी और फादर सेलिन हैरान हो जाते हैं जब आयरन फिस्ट मलबे को तोड़ता है। वो नाइट को वार्निंग देता है, रिपेंट जैसा लफ्ज किसी सस्ती प्रेयर की तरह मत उछालो। बाद में वो सिरिस का हाल देखता है तो प्रेटी बॉय बताता है कि उसके जख्म ठीक हो गए हैं। राइफन शोल्डर उचकाता है, उसे बेस्ट फर्स्ट एड किट कहता है। द ब्रूट की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है जब सिरिस उसका नाम लेती है, भले ही उसका टोन बर्फ जैसा ठंडा हो, और वो बस बुड़बुड़ाती है कि ये बंदा पूरी तरह वियर्ड है। तभी प्रीस्ट की नज़र रॉड और उसके क्लाउन्स पर पड़ती है जो चुपके से खिसकने की कोशिश कर रहे हैं। द ब्रूट डिमांड करता है कि किसने इन क्लाउन्स को सिरिस के पीछे भेजा, और कैजुअली अपना क्लब निकाल लेता है जस्ट इन केस। वो गूंस पसीना पसीना हो जाते हैं। समझ आ जाता है कि मर्सी इसकी स्पेशलिटी नहीं है। कुछ स्मैक्स बाद वो चंप्स बुरी तरह पिटे पड़े हैं। आखिरकार उन्होंने उगल दिया। वो था ट्रिक, रोलेन ट्रेड यूनियन का वो स्लाइम बॉल यूनियन बॉस। वो जेपलिन के दक्षिणी बाहरी इलाके में कासल गेट के पार छुपा बैठा है। राइफ का जबड़ा कस जाता है। उसे वो कमीना याद है जिसने पिछले जन्म में 10 साल तक सिरिस को तड़पाया था। उस वक्त वो पहले उसे ही मारने गया था, लेकिन वो चूहा पहले से ही अपने बिस्तर में सड़ रहा था। रोमार्ड घबराते हुए बोलता है, क्या ये ब्रूट सच में ट्रिक के पीछे जाने का प्लान कर रहा है? वो वार्निंग देता है कि शायद वापस ना आए। वो स्कमबैग उस मसल फ्रीक को बताता है कि ये बुलडोजर छिटान प्रिंसिपैलिटी की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन चलाता है, तो उससे पंगा लेना मतलब पूरे रीजन को दुश्मन बनाना। द डूड कहता है वो जानता है कि किस किस्म के स्कमबैग से डील कर रहा है। बाहर निकलते वक्त वो उन क्लाउन्स को छोड़ देता है, कहता है कि आपस में चिपक कर बैठे रहो ताकि ठंड में जमो नहीं। एक बेवकूफ़ सुकून के लिए रॉड की गर्म छाती से लगने लगता है। वापस मैंशन में ग्रम्पी लॉर्ड मांग करता है कि एल्फ कब वापस आएगी। रोड की देरी पर कोसता है। वो मानता है कि उसने वो एल्व्स लैंटिस की पेमेंट से खरीदी थी। तभी बाहर से शोर आता है।
वो मान लेते हैं कि आम हंगामा होगा, लेकिन राइफ पहले से ही बाहर है, ट्रिक के आदमियों को तबाह करता हुआ, जबकि प्रिटी फेस उन्हें पैचअप कर रहा है। वो खुद को सबको मार डालने से रोकने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि पूछता है कि क्या सायोन की हीलिंग स्पेल वो है जो टूटे दिल ठीक करती है या यादें मिटाती है। प्रीस्ट एक लंबी सांस लेकर एक्सप्लेन करता है कि फिजिकल दर्द भी मेमोरी में निशान छोड़ जाता है। प्रीस्ट पूछता है कि अगर वो नहीं आता तो ग्रिफिन उन विटनेसेस के साथ क्या करता। ब्रूट कहता है वो बस उस जर्क का सिर लेकर चला जाता। प्रिटी फेस राहत की सांस लेता है कि वो उनकी यादें मिटा सकता है। वो मानता है कि उस क्लाउन को पिटते देखने का उसे भी थोड़ा एक्साइटमेंट है। अचानक टोडा बीच में आ जाता है इंट्रूडर्स को रोकने के लिए। हार्ड हेड उससे कहता है कि जिस आदमी की वो रक्षा कर रहा है वो उसके लायक नहीं, तो उसके लिए तलवार क्यों उठाना। टाका जवाब देता है कि एक वॉरियर का फर्ज है निभाना, अगर अभी झुक गया तो वॉरियर कहलाने का हक नहीं। राइफन ऐड करता है कि जो आदमी अंदर है वो उसका असली मास्टर भी नहीं है। ऑर्क जिद करता है ड्यूटी तो ड्यूटी है, चाहे जबरदस्ती हो। ब्रूट जानता है ऑर्क्स ऐसे ही होते हैं, सीधे और अड़ियल। सिरी और सायोन दोनों हैरान रह जाते हैं जब वो फ्लुएंट ऑर्क भाषा बोलता है। स्लेयर आगे बढ़ती है, कहती है कि इस बार टाका को वो हैंडल करेगी, नए हथियार के साथ। ऑर्क मुंह बनाता है, कहता है कि कमजोर एल्फ थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। इधर ब्रूट कहता है अगर मामला बिगड़े तो पीठ देखना। प्रिटी फेस मुस्कुराता है, कहता है यही तो उसका बेस्ट काम है। टोडा पूछता है कि क्या ये स्ट्रांग इंसान उसे इग्नोर करके ट्रिक के पास जाएगा। राइफन जवाब देता है उसका अपोनेंट एल्फ लड़की है, उस पर ध्यान बटाना उसके लिए बेइज्जती होगी। ऑर्क मान लेता है, जानता है उनकी तरह के लोग ऐसे ही सोचते हैं। ब्रूट अंदर कदम रखता है और ड्रग्स की बदबू नाक में घुस जाती है। जो दिखता है उससे वो जम जाता है। ट्रिक और बैरे आधे नंगे अपनी गंदगी में। जिंदगी में बहुत गंदगी देखी है, लेकिन इस बार खून खौल उठता है। इस बार छोड़ना नहीं है। हवा में एफ्रोडीजिया घुली है। ट्रिक वो बल्कि थक मांग करता है कि ये इंट्रूडर कौन है और बाहर किसी ने अलार्म क्यों नहीं दिया। राइफिन की नजर उस एल्फ पर पड़ती है, खून से लथपथ, बेहोश, और उसके सीने में रेज उबलने लगता है। घबराहट में ट्रिक चिल्लाता है, टोलकाता को बुलाता है और बड़बड़ाता है कि क्या इसे पैसे चाहिए या मार्केट्स। उसे पक्का यकीन है कि ये रैलेफेन ट्रेड यूनियन की करतूत है। वो रैलेफेन ट्रेड यूनियन की कसम खाता है कि जो भी तालिबान ने ऑफर किया वो डबल देगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो बदला भी नहीं लेगा। सिरी का 10 साल इस कीचड़ के नीचे गुजरा, ये सोचकर राइफिन की घिन और भड़क जाती है। वो बल्कि थक बात भी पूरी नहीं कर पाता और हार्ड हेड स्नैप हो जाता है। मुक्का सीधे उसके पेट में घुस जाता है। पूछने पर वो थूक कर कहता है इस ट्रिक जैसी गंदगी ने सिरी को हाथ लगाया। वो थक टूट जाता है, रोने लगता है। वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन राइफिन को कोई रहम नहीं। वो हाथ तोड़ता है जिसने उसे गंदा किया, वो टांगे तोड़ता है जिन्होंने उसे मारा। बाकी कहने की भी हिम्मत नहीं। बैरे हॉरर से देखता है, उसे नाइंसाफी लगती है। ब्रूट कहता है यही वो फील करते होंगे जो ट्रिक के हाथों मरे। जब बैरे उसे मर्डरर कहता है तो राइफिन पलटकर मुंह पर मारता है, उसे ही मर्डरर कहता है। वो आदमी कसम खाता है कि वो गिल्ट फ्री जीता है, लेकिन किंग ऑफ फिस्ट को जरा भी यकीन नहीं। बाहर सिरोस और सायोन वो सब देखते हैं। स्लेयर धीरे से कहती है बहुत क्रूअल है, लेकिन वो हीरो गरजता है। ऐसे लोग इससे भी बुरे डिजर्व करते हैं। प्रीस्ट सहमत होता है, अपने एडवेंचरर के दिनों से वो खुद कठोर हो चुका है। फिर प्रिटी बॉय रिपोर्ट करता है कि स्लेयर ने टाका को ऑलरेडी हैंडल कर दिया, हालांकि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाया। सिर सायोन को क्रेडिट देता है कि उसने हीलिंग से उसे बचाया। अपने सेंसेस के जरिए राइफिन महसूस करता है टाका मरा नहीं है, उसकी सांस अभी भी है, बहुत हल्की। तभी बैरे बोल देता है सिरोस वो स्लेयर है जो वापस आई है। स्लेयर एल्फ उससे पूछती है कि क्या उसने वो एल्फ बच्चे को मारा था। सिरोस बहुत वाइन करता है, हकलाता है, मांग करता है कि अगर किया भी था तो वो क्या कर लेगी। वो ठंडे दिल से तलवार खींचती है और घोषणा करती है कि एक सस्ती जान भी उस बच्चे की रूह को थोड़ा सुकून दे सकती है, तो कम से कम इतना तो करेगी। बैरे दहशत से पीछे हटता है, उसे यकीन नहीं आता कि वो एक एल्फ स्लेव की वजह से मर रहा है। जैसे ही वो कटता है, उसकी आखिरी चीख उन बच्चों के लिए थी जिन्हें उसने मारा था। जैसे ही उसका हाथ बढ़ने से पहले सिरोस उसे खत्म कर देती है, कसम खाती है कि वो गंदे हाथों से उसे नहीं छुएगी। बाद में बॉनफायर के पास सब इकट्ठा होते हैं। टोलकाता रिपोर्ट करता है 7 फीमेल एल्व्स और 9 मेल ऑक्स यहाँ हैं। सिरी उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो झुक जाता है और डिक्लेयर करता है कि उसका मास्टर ही उसका मास्टर है। फावर साइलेंट इस अनइवन जेंडर रेशियो को पॉइंट आउट करता है। स्लेयर एल्फ ऐड करती है कि मेल एल्व्स और फीमेल ऑक्स की डिमांड ही नहीं होती। कुछ लोग एल्डिया का जिक्र करते हैं और उसे राइफिन याद आ जाता है, वो मोमेंट जब बैटल के बीच उसने स्लेव्स के फेट पर सवाल किया था। वो सोचने लगती है कहीं उसने उसे गलत तो नहीं समझा। अचानक मसल फ्रीक वापस आता है और एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिस पर रैलिफेन के यूनियन लीडर की सील है। एक जरूरी डॉक्यूमेंट जिसे ढूंढने में मेहनत लगी।
जब पूछा जाता है तो हीरो एक्सप्लेन करता है कि उसने ऑफिस की दीवार तोड़कर सेफ निकाला। इस पर फादर साइलेंट उसे बारबेरिक कहकर झाड़ देता है। वो वियर्डो हैरान रह जाता है, 50 साल में किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा। अब उसे चिंता होने लगती है कि कहीं वो सिंपलटन तो नहीं बनता जा रहा। प्रिटी बॉय पूछता है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट क्यों लाया, और मसल फ्रीक कहता है कि इसकी जरूरत है। सबको एड्रेस करते हुए वो डिक्लेयर करता है, सब अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, अब किसी को स्लेव बनकर नहीं जीना। फुसफुसाहट फैल जाती है। आज़ादी का लफ्ज उन्हें कंफ्यूज करता है। किसी नए मास्टर का हुक्म मानना ही उन्हें नॉर्मल लगता है। ये देखकर दिल भारी हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं कि फ्रीडम होती क्या है। प्रीस्ट पूछता है कि क्या राइफन स्लेव ट्रेड चलाने का इरादा रखता है। ब्रूट साफ कहता है, बेचने का कोई प्लान नहीं। सेलिन सोचता है कि शायद वो एडवेंचरिंग छोड़कर सेटल डाउन करना चाहता है। अब वो रैलिफेन की सील उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगाता है, उन्हें ट्रिक की स्लेवरी से आज़ाद करता है। वो जानता है कि ये बस एक प्रोसीजर है, उन्हें एक सेफ जगह दिलाने के लिए, क्योंकि जिनके पास न घर है न ताकत, उन्हें यूं ही दुनिया में छोड़ देना सिर्फ उसकी अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी। बिना तैयारी के बाहर फेंकना सिर्फ उन्हें खतरे में डालना है। इसीलिए मसल फ्रीक तय करता है, पहले एजुकेशन जरूरी है। बाद में टाओबान की जगह पर सिवॉल्ट हॉरर में सुनता है कि राइफिन यूनियन लीडर ट्रिक के स्लेव्स लेकर आ गया। वो मांग करता है कि इन्हें खरीदा कैसे। हार्ड हेड बस इतना कहता है, जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल वो सिवॉल्ट से चाहता है कि इन्हें चुपचाप छुपाए। हिंट देता है कि कल सुबह सिर्फ सिवॉल्ट ही सच जानेगा। अगर राज लीक हुआ तो वही इकलौता सस्पेक्ट होगा। ऐसी धमकियों का आदी सिवॉल्ट चुपचाप सुन लेता है। फिर हीरो उसे 100 गोल्ड कॉइन्स थमाता है, इनकी देखभाल के लिए काफी। यूनियन लीडर का जबड़ा गिर जाता है, मान लेता है कि इस पागल ने रैलिफेन मैनर लूटा होगा। फिर भी एक्सेप्ट करता है और बताता है कि ज़ैपलिन के किनारे पर एक जगह है जहां कोई नहीं ढूंढेगा। राइफिन साफ कहता है, इन पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, स्लेव की तरह ट्रीट नहीं करेगा सिवाय उसके। सिवॉल्ट मान जाता है, मजाक में कहता है ओनर्स पोजेसिव ही होते हैं, हालांकि पेमेंट जरूरत से ज्यादा लगती है। फिर रेड हेड क्लैरिफाई करता है, वो पैसे एजुकेशन के लिए भी हैं। लैंग्वेज, नंबर्स, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, फिलॉसफी, यहाँ तक कि मेडिसिन और हीलिंग भी हो सके तो खासकर। सिवॉल्ट को अजीब लगता है, उसे यकीन था कि ट्रिक ने इन्हें पहले से पढ़ाया होगा। ब्रूट साफ कहता है, वो रियल लर्निंग की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की नहीं। सिवॉल्ट दंग रह जाता है। राइफिन हार्ट स्लेव्स को सच्ची तालीम देना चाहता है। वो पूछता है कि इतनी अपसर्ड हद तक क्यों जाना। हार्ड हेड पलट कर कहता है, जितना स्किल्ड स्लेव उतना कन्वीनियंट मास्टर के लिए। वो ट्रेटर मुंह बनाता है, कहता है स्लेव्स ऐसे नहीं सीख सकते। लेकिन हीरो कहता है, पैसा उसका है तो गैम्बल उसकी मर्जी, अगर काम किया तो स्लेव्स की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे उसे भी फायदा। सिवॉल्ट मानता है मुश्किल है, कोई स्कॉलर स्लेव्स को पढ़ाने को तैयार नहीं होगा। वो नोट करता है, स्कॉलर्स का घमंड उसे पहले से पता है, और सजेस्ट करता है कि ब्रोक स्टूडेंट्स हायर किए जाएं। ट्रेडर आर्ग्यू करता है कि स्टूडेंट वो नहीं सिखा सकता जो उसने खुद नहीं सीखा, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है, बस बेसिक नॉलेज चाहिए, लैंग्वेज, नंबर्स, सिंपल ट्रेनिंग जो सस्ता भी पड़ेगा। सिवॉल्ट आखिरकार मान जाता है, हालांकि वार्निंग देता है कि बेकार है, जैसे बिल्लियों या कुत्तों को पढ़ाना। राइफिन को याद आता है, पिछले जन्म में कुछ लोगों ने यही आइडिया प्रपोज किया था, स्लेव्स को एजुकेट करना। उसे वो आइडिया आउटलैंडिश नहीं लगा था, लेकिन अपर क्लास ने उसे ऐसे उड़ाया जैसे किसी कुत्ते को पेंटिंग सिखाना हो। उनका यकीन था कि दूसरी रेसेस इंसानों से इन्फीरियर हैं, और उसी घमंड ने स्लेव्स को अनएजुकेटेड रखा ताकि वो रेजिस्ट न कर सके। हार्ड हेड अब उसी प्रेजुडिस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। जैसे ही स्लेव्स सीखना शुरू करेंगे, सिवॉल्ट उनकी प्रोग्रेस देखकर हैरान रह जाएगा और शायद खुद भी अपने स्लेव्स को पढ़ाने लगे। आखिरकार स्किल्ड स्लेव्स मास्टर के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर ये बात फैली तो पूरा कॉन्टिनेंट बदल सकता है। वो काम जो राइफिन पिछले जन्म में नहीं कर पाया, वो बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। बाद में घर वापस आकर वो डेमविट रियलाइज करता है कि उसने सारे पैसे उस ट्रेटर को दे दिए, और ट्रैवल फीस का तो सोचा ही नहीं। वो प्रिटी बॉय से पूछता है कि कुछ स्पेयर कॉइन्स हैं क्या। स्लेयर एल्फ कहती है कि वो अपना आउटफिट वापस कर देती है रिफंड के लिए, और वो वियर्डो घबरा जाता है, मिन्नतें करता है कि ऐसा मत करो, और वो फट पड़ती है हंसी में। पहली बार स्लेव बनने के बाद वो हंसी है, हालांकि राइफिन नोटिस तक नहीं करता। अगली सुबह तक ज़ैपलिन में हलचल मच जाती है।